तो बिल्कुल सभी साथियों को मेरा नमस्कार और सभी को मेरा राम राम। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी आप कर रहे होंगे साथियों। बिल्कुल सभी का मोस्ट वेलकम है, सभी को राम राम। और आवाज़ आ रही है और नहीं आ रही है, इस सेशन के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, थोड़ा सा वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। जो साथी जुड़ चुके हैं राम राम। बिल्कुल वीरू यादव, बिल्कुल राजेंद्र कुमार जी, बिल्कुल आप सभी को मेरा राम राम और सभी को प्यार भरा नमस्कार। धर्मेंद्र जाखड़ जी बिल्कुल, और नितिन कुमार जी आपका स्वागत है। थोड़ा सा वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। ठीक है, आवाज एकदम ओके है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा जो सेशन रहने वाला है एक शानदार सेशन यहाँ पर हम लेने वाले हैं। और ये जो सेशन आज रहेगा, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, वही सेशन रहेगा आईटीबीपी और एचपी हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती के लिए। दोस्तों दोनों के लिए ये पेपर रहेगा, शानदार पेपर है। धर्मेंद्र जाखड़ जी कह रहे हैं सर सीटीयू ड्राइवर रिजल्ट कब तक आएगा, बताना, उस पर भी कोई वीडियो बनाओ, कट ऑफ बताओ। अच्छा गुरुजी नमस्कार। मामन सिंह जी बिल्कुल नमस्कार, सभी को राम राम, सभी का हार्दिक अभिनंदन। सीटीयू जो ड्राइवर भर्ती है उसके ऊपर भी रिजल्ट के ऊपर लेके, या जो कट ऑफ है उसको, उसके ऊपर हम जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो बिल्कुल जल्द ही उसके ऊपर भी आपको अपडेट मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम बिना देरी किए इस सेशन को यहां पर स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल गुरुजी नमस्कार, मामन सिंह जी कह रहे हैं, वीरू यादव जी, राजेंद्र जी, आवाज आ रही है? स्क्रीन और आवाज दोनों एकदम क्लियर है भाई? क्लियर है तो शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के। सबसे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा काम रह गया अभी, तो उसको मैं कर देता हूं इतने में। ठीक है, स्क्रीन और आवाज एकदम प्रॉपर है ना? मुझे लगता है थोड़ा सा एक जगह मुझे यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, और ये मैंने सुधार कर दिया है। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ जो गड़बड़ थी वो सही हो गई होगी। आप सभी साथियों ने मुझे बताया नहीं, एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू यहाँ पे आ रहा था जिसको मैंने सही कर दिया है। बिल्कुल ओके, एकदम क्लास ओके है और हम अब शुरू करने के मूड में है। बिल्कुल हाँ जी सर, बिल्कुल सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। एचपी हाई कोर्ट ड्राइवर 2022 में जो पेपर हुआ था साथियों, उसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे। उन 100 प्रश्नों को लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, और उन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको यह बताऊंगा कि जो पेपर होते हैं उनमें प्रश्न आते कैसे हैं और उनके आंसर निकालते कैसे हैं। साथियों हम पेपर की तैयारी करते जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि पेपर में पूछा क्या जाता है। पूछा जाता है तो उनका आंसर कैसे निकालते हैं, हर एक चीज हमें यहां पर पता होती है, तभी जाके हम अच्छा स्कोर वो कर पाते हैं। बिना देरी किए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे सामने एक आ चुका है। सभी साथी बिल्कुल इस प्रश्न को पढ़ें और सही जवाब इसका देने का है आपको प्रयास करना है। सभी साथी इसको पढ़ें और सही जवाब आप कमेंट करें कि इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी का स्वागत है, बिल्कुल राम राम सभी को। तो प्रश्न है, अस्थायी पंजीकरण स्वीकृति कितनी अवधि तक के लिए वैध होती है? पहली बात तो अस्थायी पंजीकरण, जिसे हम टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के नाम से भी जान सकते हैं, टेम्परेरी आरसी जिसे हम कहते हैं, और न्यू व्हीकल को दी जाती है केवल न्यू व्हीकल, पहली बात, ठीक है। और जो मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट धारा 43 जो है इसके बारे में उल्लेख करती है, धारा 43। इसके अलावा यहां पर मैं बात करता हूं रंग की, कि भी अस्थायी जो नंबर प्लेट होगी उसका रंग कैसा होगा। कुछ का कहना होता है लाल रंग होता है, लेकिन मैं कहूंगा लाल नहीं होता, यहां पर पीला होता है। क्या होता है? पीला रंग पर क्या होगा? लाल, लाल क्या होंगे?
अक्षर व अंक, अक्षर व अंक यहां पर होते हैं। एक नया नियम आपको पता होगा मोटर डिपार्टमेंट की ओर से, ये जो रंग का ये नियम है ये मैं नहीं बता रहा, मोटर डिपार्टमेंट बता रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, वो मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित नए नए जो है नियम बनाती है। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग पीले रंग की प्लेट होगी, लाल अक्षर व अंक होंगे। दूसरी बात, फिर लाल किसका होगा? लाल होगा एक तो डीलर व्हीकल, एक तो होगा डीलर वाहन का, एक राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल या उपराष्ट्रपति, ये जो होते हैं इनकी जो गाड़ी होती है, इनकी गाड़ी पे अशोक स्तंभ के साथ में रेड प्लेट हो सकती है। यहां जो डीलर व्हीकल होते हैं जो रोड पर चलाने के लिए नहीं होते, उनके लिए लाल रंग की नंबर प्लेट हो सकती है। आप गूगल सर्च करते हैं तो एक नंबर प्लेट शो होती है MH। आपको मैं बताऊं, इतने दिन जो आरसी होती है टेम्परेरी, उससे अस्थायी पंजीकरण अस्थायी आरसी के नाम से जानते हैं। और अस्थायी आरसी का जो नियम है वो दोस्तों किसको दिया गया था? स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था। स्टेट गवर्नमेंट अपने मनचाहे हिसाब से बना सकती थी और उसी रिगार्डिंग जो महाराष्ट्र सरकार है उसने लाल रंग की अस्थायी नंबर प्लेट है वो बनाई थी, इसीलिए वो गूगल पे हमें MH लिखी हुई मिल जाती है। करंट में मैं बात करता हूं, करंट में CURRENT करंट की बात करता हूं तो करंट में ये लाल वाला इस प्रकार से है और पीला रंग जो है अस्थायी नंबर प्लेट पे यहां पर इस टाइप से होता है। मैं यहां लिख देता हूं अस्थायी, अस्थायी। तो समझ में आ गया होगा। सवाल हमारा था कि अस्थायी पंजीकरण स्वीकृति के अवधि के कितने दिन तक वैलिड होता है? तो मात्र 1 महीने के लिए, मात्र 1 महीने के लिए होता है और रिन्यू साथियों से नहीं करवाया जा सकता। रिन्यू नहीं होती, रिन्यू नहीं होती है, आप रिन्यू इसको नहीं करवा सकते। केवल एक बार आप टेम्पररी आरसी बनवा सकते हैं, वो भी केवल 1 महीने के लिए। तो आपको समझ में आया होगा भाई। आरसी की बात आई है, आरसी की बात आई तो आरसी दोस्तों, आरसी के लिए आवेदन फॉरम संख्या 20 में किया जाता है, है ना? फॉरम संख्या 20 में किया जाता है। पर्सन संख्या 2 है। ये फैक्ट आपको समझ में आए होंगे भाई, आए हैं नहीं आए हैं? बिल्कुल। जय हिंद सर। 1 महीना गुरुजी, पहले एग्जाम होगा या फिजिकल होगा? आईटीबीपी में सबसे पहले फिजिकल होगा भाई, उसके बाद में रिटन एग्जाम होगा। मामन सिंह जी, बिल्कुल पहले इसमें रिटन नहीं होगा, पहले इसमें फिजिकल होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा। ठीक है। राजेश कोरम जी डी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है भाई। इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए भाई, सभी साथी इसको लाइक और शेयर कर दीजिए भाई, इस सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। पर्सन संख्या 2 आपके सामने आ चुका है। यहां पर बात आई है मोटर टैक्सी के मामले में पर्यटक वाहन की परमिट उस तिथि को अवैध मानी जाती है जब परमिट द्वारा संरक्षित वाहन पूरा करता है। यहां पर देखो, एक तो नाम आया है मोटर टैक्सी, मोटर टैक्सी। एक होता है अन्य वाहन, अन्य वाहन। ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कितने कितने के लिए वैलिड होता है। एक होता है AITP, एक होता है NP, एक होता है स्टेट परमिट। ठीक है। इस प्रकार के परमिट के भी प्रकार होते हैं। एक होता है पर्यटक परमिट, पर्यटक परमिट। तो सभी को मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पर्यटक परमिट होता है 3 राज्यों के लिए यह वैलिड होता है अभी, 3 राज्यों में। और स्टेट परमिट है केवल 1 में होता है। नेशनल परमिट होता है 4 राज्यों में ये मान्य होता है, 4 राज्यों में। गृह राज्य भी शामिल है भाई, गृह राज्य भी। ठीक है। AITP ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट ऑल इंडिया में मान्य होता है अभी, ऑल इंडिया में। ठीक है। नेशनल परमिट का नाम तो नेशनल है लेकिन 4 राज्यों में होता है। बात कर लेता हूं, मोटर टैक्सी के लिए 9 साल पुराना होने तक वैलिड होता है, अन्य वाहनों के मामले में 8 साल तक के लिए वैलिड होता है। यहां पर बात करता हूं, एक तो सिंगल एक्सल, एक तो होता है मल्टी एक्सल। मल्टी एक्सल जो वाहन होते हैं, मल्टी एक्सल वाहन। दूसरी बात करता हूं मैं माल वाहन। यहां पर बात आई पर्यटक परमिट की, तो पर्यटक परमिट मोटर टैक्सी 9, अन्य वाहन 8। लेकिन मल्टी एक्सल जैसे कि कोई माल का वहन करना हो, माल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना हो। सर एज इलेक्शन दिया, रुपये महिला जी नहीं दिया भाई। तो यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा था, धर्मेंद्र जाखड़ जी आप 5 साल गलत बता रहे हैं भाई। ठीक है। वीरू यादव जी 1 डी बता रहा है। ठीक है। मल्टी एक्सल वाहन का जो परमिट होता है वो 15 साल के लिए जारी किया जाता है अभी। और जो अदर व्हीकल होते हैं मल्टी एक्सल के अलावा, अदर व्हीकल के लिए 12 वर्ष तक के लिए जारी किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, अगर आपके पास में यानी कि कोई गाड़ी है, गाड़ी के 4 टायर होते हैं भाई, आप सभी को पता होगा, ये गाड़ी है भाई, है ना, ये गाड़ी है।
तो ये गाड़ी इस टाइप से, ये गाड़ी क्या है, इसको हम अदर व्हीकल में मानेंगे और 12 साल के लिए वैलिड होगा। अगर इसमें इस प्रकार के व्हीकल और जुड़ जाए, मैं दोबारा से बना देता हूं, माना कि यही व्हीकल इस टाइप से हो जाए कि यहां भी टायर है और यहां 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 और यहां इस टाइप से टायर होते हैं, तो इसके लिए 15 जो वर्ष होते हैं, 15 वर्षों तक पुराना होने तक इसको परमिट है वो दिया जा सकता है किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर मल्टी एक्सल के मामले में 15 वर्ष, अदर व्हीकल के लिए 12 वर्ष और मोटर टैक्सी के लिए 9 वर्ष, अन्य वाहनों के लिए 8 वर्ष। एआईटीपी पूरे इंडिया के लिए मान्य होता है। एनपी नेशनल परमिट गृह राज्य सहित 4 राज्यों के लिए, स्टेट परमिट 1 राज्य के लिए होता है केवल, पर्यटक परमिट है वो 3 राज्यों के लिए यहां पर जारी किया जाता है। बात आई तो मोटर टैक्सी की, तो मोटर टैक्सी 9 साल, ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट है, हो जाएगा 9 साल। धर्मेंद्र जाखड़ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, बिल्कुल इसको पढ़े और सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 3 का जवाब है सभी आप बताएंगे भी। प्रश्न संख्या 3 में पूछा क्या गया है, पहले तो ये आप देखें, तृतीय पक्षीय बीमा पत्र को खालिस्तान नवीकरण करना चाहिए। पहली बात तो बात आई है बीमा की, और बीमा क्या होता है, अनिवार्य होता है। किसी भी व्हीकल का बीमा करवाया जाना अनिवार्य होता है। और ये किसमें लिखा गया है, ये लिखा गया है MVA 146 जो धारा है, इसमें पालन नहीं किया जाता है तो आप सभी को पता है कि जुर्माना होता है धारा 196, रुपए होता है 2000, दूसरी बार में होता है 4000। तो यहां पर इसका भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है बिल्कुल। और साथ ही दोस्तों 3 नमस्ते सर जी, राजस्थान ड्राइवर की तैयारी करनी है, कोर्स कौन सा लूं? जमींदार जी राजस्थान रोडवेज की जो भर्ती है पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूं, अभी तक तो आई नहीं है, आएगी तो इसका कोर्स भी लाएंगे और अच्छी तैयारी भी करवाएंगे। हो सकता है हम पढ़ाई करें और आगे वैकेंसी आए ना, है ना। तो इतने पहले आप जमींदार जी बिल्कुल आप अभी चिंता मत करें, अभी आप जो ऑनगोइंग वैकेंसी इनकी तैयारी करें 1 साल में 1 बार, ठीक है। तो यहां पर तृतीय पक्षीय बीमा पत्र को नवीकरण करना चाहिए, इसके बारे में प्रश्न था। यहां पर 3 माह की कैद भी हो सकती है दोस्तों, 3 माह कैद, ठीक है। अब यहां पर बात करता हूं मैं तृतीय पक्षीय बीमा का मतलब क्या है। 1 नंबर पार्टी, 2 नंबर पार्टी, 3 नंबर पार्टी, जो रोड पर कोई पैदल चल रहा है, पैदल जो व्यक्ति चलता है या कोई भी काम कर रहा है जिसका आपके गाड़ी से, आपके एक्सीडेंट से कोई मतलब नहीं था, वो तो ऐसे चपेट में आ गया और उसका नुकसान हो गया, तो वो नुकसान कौन भरपाई करेगा? या तो बीमा कंपनी, या बीमा नहीं करवाया तो वाहन का मालिक। 2 में से एक व्यक्ति यहां पर है, इस जो क्षतिपूर्ति हुई है इसकी भरपाई करेगा। अब आप साथियों आपको यह बताना है कि अगर बाय द वे पर्सन आपके सामने है, बीमा नहीं है, बीमा नहीं है, बीमा नहीं है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, मुआवजा आपको देना है, मुआवजा और धारा आपको बतानी है, धारा बतानी है। ऑप्शन आपके पास में 1 नंबर है 161 25,000, ठीक है। बी ऑप्शन आपके सामने है 164 25,000, ठीक है। ऑप्शन सी आपके है 164 आपके मतलब 5 लाख, 5 लाख, और डी आपके पास में है 161 2,50,000 या लाख आप कह दो भी इसको। आपको इसके बारे में बताना है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, मुआवजा देना है, धारा कौन सी होगी और मुआवजा कितना होगा। बीमा उस गाड़ी का नहीं है, बीमा वाहन का, मैं ऐसा लिख देता हूं, वाहन का बीमा नहीं है, क्योंकि हमने प्रश्न ये पढ़ा है तृतीय पक्षी बीमा पत्र को नवीकरण करना चाहिए, तो ये 1 साल में 1 बार होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करवाते हैं, आईटीबीपी के लिए कोर्स बताना जी, जमींदार जी मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी साथी अगर किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, स्टडी एट होम नाम लिख के बता देता हूं मैं, ये है देखो STUDY एट होम, आप इसके ऊपर जाके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई समस्या है तो 8764188848 इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। भाई मैं यहां पर थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, इस क्लास के बीच में ये व्यवधान मैंने बीच में ऐसे दे दिया है, तो मैं यहां से हटाऊंगा वापस में, यहां पर लिख देता हूं। भाई नाम है हमारे जो YouTube चैनल है इसका स्टडी एट होम, इसी नाम से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम एफ। किसी भी प्रकार की समस्या सुझाव के लिए आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कोर्स आप किसी भी भर्ती का ले सकते हैं। वापस चलते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न है तृतीय पक्षीय बीमा में नवीकरण करना चाहिए,
एक साल में एक बार इसका नवीकरण होता है। और दोस्तों एडवांस रिन्यू की पूछ ले, एडवांस रिन्यू, एडवांस रिन्यू आप अपनी जो इंश्योरेंस होती है उसको एडवांस रिन्यू मात्र 15 दिन पहले करवा सकते हैं। 15 दिन पहले, हाल ही में कुछ मैंने सुना है कि 30 दिन पहले भी आप रिन्यू करवा सकते हैं। तो 30 दिन वाला अभी कंफर्म नहीं है, 15 दिन वाला कंफर्म है। एडवांस रिन्यू यानी अपनी जो इंश्योरेंस है वो खत्म होने से पहले भी आप रिन्यू करवा सकते हैं। सर आपकी मैंने पुरानी वीडियो देखी है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक है भी, सॉरी 3D, राम राम गुरुदेव, बिल्कुल राकेश सेन जी, राम राम गुरुदेव, राम राम, बिल्कुल राकेश जी, राम राम। तो यहां पर इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो गया। आपको याद रखना है कि बीमा अनिवार्य होती है, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 नीड, इसमें लिखा गया है कि बीमा की आवश्यकता है। नहीं पालन करते हैं, नहीं बनवाते हैं, धारा 196 में लागू होती है, 2000 का जुर्माना, दूसरी बार में 4000 का, 3 माह की कैद होती है। और साथ ही यहां पर पैदल चलने वाले का नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई कौन करता है? मालिक या आपका बीमा कंपनी करती है। लेकिन वो जुर्माना कितना होगा उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। कोई वाहन है, वाहन का बीमा नहीं है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मुआवजा कितना होगा, धारा कौन सी होगी, इसके बारे में अभी तक कोई भी जो सवाल है इसका आंसर अभी तक किसी ने नहीं बताया है। अभी तक किसी ने भी इसका सवाल का जवाब नहीं बताया है। साथ में आपको बताना चाहूंगा धारा 161 हिट एंड रन, ठीक है। और धारा 164 यहां पर है दुर्घटना, दुर्घटना, घायल, मृत्यु। दोस्तों यहां पर देखो दुर्घटना में क्या है मामला, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता यार, ये नियम कैसे बना दिया। अगर कोई एक्सीडेंट करके भाग गया तो उसके कम पैसे में काम चल गया, कम पैसे में काम चल गया। हिट एंड रन मामला जो है यहां पर घायल होने पर, घायल होने पर और यहां पर मृत्यु पर, दोनों पर बताऊंगा। इस पे तो 50,000 रुपए देता है, ठीक है, और इसके ऊपर 2 लाख रुपए देता है। हो गए क्या 2 लाख? 20,000 ये 20,000, 2 लाख हो गए भाई, 2 लाख रुपए यहां पर देता है, ठीक है। अब 164 क्या कहती है? माना कि मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अगर बीमा नहीं है तो मैं मुआवजा दूंगा, और बीमा है तो बीमा कंपनी मुआवजा देगी, ठीक है। 50,000 लाख, ये क्या लिखा है अभी? RS स्पोर्ट्स 03 क्या लिखा है समझ में नहीं आया अभी। तो यहां पर देखो अगर घायल हुआ है, घायल हुआ है और मृत्यु हुई है, दोनों अलग अलग कंडीशन, थोड़ा सा समझो भी इसको। इसमें तो 2.5 लाख है, 2.50 लाख, ठीक है, और इसमें 5 लाख है, इसमें 5 लाख है, थोड़ा सा समझो। देखो इसमें तो क्या है, इसमें वाहन की पहचान है, वाहन की पहचान हो चुकी है, इसमें वाहन की पहचान हो चुकी है, और इसमें वाहन की पहचान नहीं हुई क्योंकि हिट एंड रन है, मारा और भाग गया, पता नहीं किसने मारा, और इसमें पता चल गया किसने मारा, पता चला तो उसको ज्यादा मिलेगा, पता नहीं चला तो उसको कम मिलेगा। थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है। HP हाईकोर्ट ड्राइवर के लिए कौन सी बुक ले सर जी? संदीप शर्मा जी, राज सर से पूछोगे तो राज सर तो कहेंगे कि राज सर की जो नोट्स हैं स्टडी एट होम ऐप के ऊपर आप ज्वाइन कर ले, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये समझ में आया क्या भाई धारा 164 और 161 में अंतर क्या होता है? धारा 161 और 164 में अंतर क्या होता है, समझ में आ गया ना? यानी कि धारा 164 किससे संबंधित है? वाहन की पहचान हो जाए और फिर घायल व्यक्ति को 2.5 लाख तक, गंभीर घायल है भाई, यहां पर एक नाम है गंभीर घायल, और यहां पर दावा किया जाना जरूरी है, दावा करेंगे तभी मिलेगा भाई, है ना। और बीमा है तो कौन देगी? कंपनी देगी, और बीमा नहीं है तो फिर वाहन का मालिक देगा। थोड़ा सा ध्यान से, मोटे मोटे मेचर काटेंगे बोल दो एक बार, मोटे मोटे, अच्छा RS स्पोर्ट्स ही, बिल्कुल यार, वो अभी प्रश्न नहीं आया ना, मोटे मोटे मच्छर वाला, मोटे मोटे मच्छर अभी कटाएंगे, वो सवाल आगे है भाई, है ना, थोड़ा सा अब कंट्रोल रखें। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? वाहन के बीमा नहीं है, एक व्यक्ति की मृत्यु मुआवजा धारा, तो बीमा नहीं है ना, हिट एंड रन की कोई बात नहीं आई, वाहन का बीमा नहीं है, तो यहां पर धारा 164 5 लाख, मृत्यु हो गई ना, मृत्यु हो गई, बिल्कुल मृत्यु होगी, तो यहां पर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा भाई। यहां पर अगर हिट एंड रन का मामला आता या धारा 161 की बात आती, यहां पर दूसरी बात 161 के साथ में 2.5 लाख है, यह सवाल हो जाता। अगर नहीं, ये भी नहीं होता, इसमें 2 लाख होता भाई, क्योंकि आपने इसमें क्या पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा? मृत्यु होने पर 2 लाख, मृत्यु होने पर धारा 161 2 लाख है मृत्यु पर, तो 2 लाख 161 में कहीं नहीं है ना, कहीं नहीं है। तो वैसे ही आप कंफर्म हो गया कि 161 के साथ में 2 लाख या 50,000 नहीं है, तो जवाब क्या होगा? 164 के साथ 5 लाख, मृत्यु के साथ में 5 लाख या 2 लाख ही आएगा। पहली बात ये ध्यान रखना है। सर मेरा दिल्ली पुलिस में AWS से 66 नंबर है, लेकिन अंडर हाइट हो गया 169.8 है, तो मेरी हाइट IDP में फिट हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है भाई।
दिल्ली पुलिस में जो हाइट नहीं हुई उनकी यहाँ पे आईटीबीपी में हो सकती है, थोड़ा चांसेज होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मापने का तरीका है, आप थोड़ा सा कोशिश करें। और अब कोशिश तो क्या करेंगे, थोड़ा सा आप तड़के खड़ा रहना यार, ऐसे हो जाना थोड़ा सा ना, हो जाएगा, नो टेंशन रहो। पहले फिजिकल होगा, आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है भाई, प्रश्न संख्या 4। अरे भाई सटासट करवाने हैं या धीरे धीरे चलने दे भाई, थोड़ा सा बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं भाई, आराम से चलने दें या फटाफट करके निपटा के चले जाएं घर पे। मैडम जी इंतजार कर रहे हैं भाई, है ना। हाय सर जी, राम राम। रवि ठाकुर जी, बिल्कुल रवि ठाकुर जी, बिल्कुल राम राम। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के पश्चात लाइसेंसिंग प्राधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस को नवीकरण करने से इंकार कर सकती है यदि नवीकरण हेतु आवेदन इतने दिनों पश्चात किया जाता है। बात आती है 2019 की, और 2019 से एक तो पहले और एक आता है बाद में। बाद में क्या नियम आया है, ठीक है। पहले नियम था 30 दिन पहले, 30 दिन पहले आप करवा सकते थे, 5 वर्ष तक, 5 वर्ष बाद तक करवा सकते थे, बाद तक, ठीक है। नया नियम क्या है, नया नियम है 365 दिन, 365 दिन पहले या बाद, पहले या बाद। यानी कि नया नियम क्या कहता है, आपको जो डीएल एक्सपायर हुआ है वो 365 दिन पहले करवाओ, एक्सपायर होने से या बाद में करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, करवाना 1 साल पहले या 1 साल बाद में है। दूसरी बात, इससे 2019 से पहले क्या था, 30 दिन पहले करवा सकते थे और 5 साल तक आप करवा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई। अब आपके यहां पर थोड़ा सा अलग है। प्रश्न संख्या 4 में क्या हो जाएगा, 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 वर्ष, 4 में ए, रवि ठाकुर ए बता रहे हैं। वाह रवि ठाकुर, आप मार खाओगे भाई। रवि ठाकुर आपको मोटे मोटे मच्छर खिलाने पड़ेंगे मुझे लगता है, सॉरी। 4 1 साल, हाँ बिल्कुल यार, ऐसे कहो ना, मजा तभी आएगा यार, फेक को समझो ना थोड़ा सा, है ना। तो नवीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस को नवीकरण करने से इनकार सकता है। अब आप ये बता देंगे, डीएल रिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ये बताएंगे भी, कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दो कौन सा होता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है भी, प्रश्न संख्या 5 आपके सामने आ चुका है। एक सार्वजनिक सेवा वाहन, एक माल वाहन, एक शैक्षणिक संस्थान बस या एक निजी सेवा वाहन का अर्थ है, क्या होता है। यहां पर देखो, एक सार्वजनिक सेवा वाहन, आपको देखो यहां पर एक तो बात सुननी है प्राइवेट व्हीकल, एक सुननी है कॉमर्शियल व्हीकल। अब देखो ये किसके लिए होती है, प्राइवेट यूज के लिए होती है, मैं वाई यू लिख रहा हूं, यानी निजी उपयोग, प्राइवेट यूज, कॉमर्शियल, पब्लिक यूज, यार दोनों में पीयू आ गया। ये तो क्या होगा, प्राइवेट यूज और ये पब्लिक यूज। यहां पर देखो एक सार्वजनिक सेवा वाहन क्या आ रहा है, पब्लिक यूज आ रहा है, पब्लिक यूज के लिए आ रहा है। एक माल वाहन, ये भी पब्लिक के लिए आ रहा है। शैक्षणिक संस्थान बस, ये भी पब्लिक के लिए आ रहा है। एक निजी सेवा वाहन है तो निजी, लेकिन सेवा यानी सर्विस के लिए जुड़ा हुआ है, तो वो भी एक पब्लिक सेवा वाहन हो गया। तो ऐसे व्हीकल का अर्थ क्या होता है, पर्यटक, परिवहन, स्टेज, अनुबंध वाहक। अब देखो स्टेज जो वाहन होते हैं, स्टेज करिजवान होते हैं, इनमें केवल यात्री बैठते हैं, यात्री। अब ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें एक माल वाहन आ गया है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पर्यटक वाहन, पर्यटक में भी माल नहीं होता तो गलत हो जाएगा। अनुबंध वाहन होता है, ये एक हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज मान सकते हैं, लेकिन जो ये सारे के सारे पर्यटक वाहन, स्टेज वाहन, अनुबंध वाहन, ये तीनों के तीनों क्या है, परिवहन वाहन होते हैं। इसीलिए विनोद एक बार और लिख दे। विनोद जी क्या लिखना था भाई, विनोद जी क्या लिखना था, मैंने पढ़ा नहीं भी, अभी दोबारा लिखो भाई। गुरुजी खोपड़ी में छेद वाला डायलॉग मार दीजिए एक बार, अच्छा वो भी नैनीताल यूके 04। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। साथियों यहां पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, किसका, परिवहन वाहन, क्योंकि ये सभी क्या है, पब्लिक यूज के लिए है, और पब्लिक यूज के लिए जो वाहन होगा वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी कि परिवहन वाहन कहलाता है। आई मिस यू सर जी, वो भी, अच्छा सूरज जी बोल रहे हो, मुझे पता चल गया अभी, कोई बात नहीं सूरज जी, मोस्ट वेलकम आपका। प्रश्न संख्या 6 भाई, तो बता दे भाई, धीरे धीरे पढ़ना है, फास्टली पढ़ना है। फॉरम नो, अमन खांची गलत है भाई, अमन खांची फॉरम नो बताया, गलत बताया आपने, इसीलिए मैंने पूछा है, मुझे पता था आप नो बताओगे, इसीलिए मैंने पूछा है। फॉरम जो नो बता रहे हैं ना, ये मैंने जानबूझ के पूछा, मुझे पता था आप नो बताओगे, नो नहीं है, गलत है भाई, ठीक है। मैंने प्रश्न क्या पूछा था, प्रश्न पूछा था डीएल रिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपको बताने हैं। अभी तो आपकी भैंस पानी में जाती दिख रही है भाई। खालिस्तान की आयु से कम का व्यक्ति एक मोटर वाहन नहीं चला सकता,
मोटर वाहन नहीं चला सकता। यहां पर देखो एक आता है, एक तो था मोटर, मोटर शब्द आता है, मोटर कार आता है, मोटर कार, एक मोटर, मोटरसाइकिल CYCL मोटरसाइकिल आता है, एक MCWOG मोटरसाइकिल विदाउट गियर, बिना गियर वाली, एक MCWG मोटरसाइकिल विद गियर। तो केवल और केवल इसमें जो MCWOG है इसको 16 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति चला सकता है, प्लस में सहमति आपको चाहिए होती है। किसकी सहमति? माता पिता, माता पिता की सहमति। इनके अलावा जितने भी व्हीकल होंगे सबको चलाने के लिए 18 वर्ष की उम्र चाहिए। सीधी बात, अगर पर्सन में मोटर शब्द आया है, मोटर शब्द आते ही 18 पे जाओ, मोटर शब्द जाते ही 18 पे जाओ, सिवाय किसके? मोटरसाइकिल विदाउट गियर, बिना गियर की मोटरसाइकिल है तो उसको 16 साल व्यक्ति है वो चला सकता है। गुरुजी आपकी क्लास बहुत ही दिलचस्प होती है, ठीक है। पहचान लिया सूरज तुझे? बिल्कुल RS स्पोर्ट्स, बिल्कुल। सूरज जी को क्यों नहीं पहचानोगे यार, मेरे तो फेवरेट स्टूडेंट में से है RS स्पोर्ट्स। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। RS स्पोर्ट्स 03 का एक टेलीग्राम चैनल है जिनके ऊपर ये रोजाना क्विज भेजते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि आयु से कम व्यक्ति का मोटर वाहन नहीं चला सकता, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 20, 15, 16, 18। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 18 सा क्या लिखा है भाई? 6 में डी, बिल्कुल 6 में डी जो बता रहे रवि ठाकुर जी, बिल्कुल। करण सिंह जी सी बता रहे हैं। ये देखो करण सिंह जी की भैंस पानी में जा रही है, डुबकी लगा रही है, बारिश का मौसम है, तालाब पानी से भरे हैं और उसमें डुबकी लगा रही है। ऐसे भैंस पानी में जाएगी फिर तो भैया देख लो मजे नहीं आएगी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आपकी क्लास बहुत ही दिलचस्प होती है और आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। बॉबी ने नीता जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। मैंने आपको बता दिया, यहां पर पूछा है मोटर वाहन, मोटर शब्द आते ही 18 साल, सिवाय मोटरसाइकिल विदाउट गियर वाली को छोड़ के, ठीक है। तो मोटर वाहन आया है तो 18 साल से कम का व्यक्ति नहीं चला सकता। क्या एक कार को 16 साल का व्यक्ति चला सकता है? क्या नहीं चला सकता। मोटर वाहन या मोटर कार शब्द आते ही 18 साल पे जाना है। मोटरसाइकिल गियर वाली है तो भी 18 पे जाना है, सिवाय इस एक को छोड़ के बाकी सब पे आपके 18 कम से कम होनी चाहिए। परिवहन वाहन होगा, ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा तो उसके लिए आप 20 पे जाए, है ना। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ट्रांस ऑब्लिक HMV जो लाइसेंस होते हैं उनके लिए 20 वर्ष की उम्र चाहिए होती है, ठीक है ना। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से देना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अभी। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। ये प्रश्न आ गया अभी, देख लो। बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने की न्यूनतम आयु क्या है? 18, 20, 16, 22। सभी बताएं क्या होगा? भैंस पानी में गई, लव यू, बिल्कुल RS स्पोर्ट्स। बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए कौन सा इसका जवाब सही होगा? सभी बताएं भाई, बिल्कुल सही बताएं भाई। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब बताएं सभी। देखें जो अच्छी तैयारी कर रहा है वो यहां पर जरूर बताएगा। मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? MCWG 16 वर्ष, सहमति माता पिता। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी प्लस में सहमति चाहिए होगी किसकी? माता और पिता की। माता ऑब्लिक पिता, माता या पिता में से एक की सहमति चाहिए होगी कि मेरा लाडला अगर गाड़ी चलाता है, अगर हाथ पांव टूट जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, न कि आपकी। बताओ गुरुजी, अगर फॉर्म 9 नहीं हो तो कौन सा फॉर्म लगेगा? अमन खांची जी पूछ रहे हैं कि भी डीएल रिन्यू के लिए फॉर्म संख्या, डीएल रिन्यू फॉर्म 9 बता रहे हैं और मैं कह रहा हूं 9 नहीं है। जिसको पता है कमेंट सेक्शन में छापे भाई। किसी को पता नहीं है क्या? मैंने एक छोटा सा सवाल पूछ लिया है और आप फालतू की बातें तो कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अमन जी अभी भी पूछ रहे हैं कि यार इसका सही जवाब क्या होगा? 9 नंबर नहीं है, बता दूं मैं आपको, 9 नंबर नहीं है, है ना। तो यहां पर रिन्यू के लिए मैं आपको अभी एक प्रश्न आएगा, अभी उसमें बता दूंगा। अमन जी अभी प्रश्न आएगा उसमें आपको मैं बता दूंगा। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 8 है, यह चिन्ह दर्शाता है, गोल आकृति है, एरो का निशान इधर जा रहा है और गोल आकृति का मतलब आदेशात्मक चिन्ह है। और आदेशात्मक चिन्ह जो होते हैं आदेश करते हैं और इनका पालन करना जरूरी होता है, पालना अनिवार्य और नहीं करते हैं तो धारा 119 का उल्लंघन होता है और धारा 177 जुर्माने का प्रावधान करती है। कितना जुर्माना होगा? 500 रुपए का जुर्माना होगा। साथ ही दोस्तों आदेशात्मक जो संकेत होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आज्ञा देते हैं, एक मना करते हैं, या आज्ञा या निषेधात्मक। एक निषेध हम मान सकते हैं। तो ये जो आज्ञा करते हैं, निषेध वाले हमेशा रेड बॉर्डर में होंगे, रेड बॉर्डर में,
निषेध वाले, ठीक है। और आज्ञा वाले हमेशा इस टाइप से होते हैं, ब्लू आकार में, ब्लू कलर में, ठीक है। आप ब्लू लिख सकते हैं, अपवाद स्वरूप हो सकता है एक दो दूसरे होंगे। तो ये क्या संकेत कर रहा है, बाईं ओर रहे, बाईं ओर कोई सड़क नहीं है, बाईं मुड़ना अनिवार्य है, अनिवार्य दाएं मोड़, दाएं गलत होगा, ये गलत, बाएं मुड़ना अनिवार्य। ऑप्शन नंबर 8 का सी जवाब सही हो जाएगा। बिल्कुल सभी ने फॉरम 2 आर स्पोर्ट्स 2 नंबर फॉरम बता रहे हैं, अमन जी देख लीजिए आप। अब 2 किसके लिए होता है आप खुद सोचें भाई। पर्सन संख्या 9 है, अभी पर्सन आएगा फॉरम का तो मैं बता दूंगा। ये चिन्ह दर्शाता है, पी बना हुआ है, एरो का निशान इधर जा रहा है, चौकोर आकृति में है, मतलब कि सूचनात्मक संकेत है। और पी का मतलब क्या है, पार्किंग। तो क्या हो जाएगा, पार्किंग। पी से क्या हो जाएगा, पार्किंग, ये पार्किंग। दाएं मुड़ना अनिवार्य, दाएं और पार्किंग की अनुमति, बाएं मुड़ना अनिवार्य, बाएं तो गलत हो जाएगा, मुड़ना गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, दाएं और पार्किंग की अनुमति है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। करण सिंह जी भी 2 बता रहे हैं, जाट टू राम राम जी, बिल्कुल जाट भाई साहब राम राम। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है, और मैंने अभी आपको बताया था कि गोल आकृति में संकेत होते हैं वो आदेशात्मक होते हैं, पालना जरूरी होती है, नहीं करने पर जुर्माना 500 रुपए का। और जो गोल आकृति के संकेत हैं आज्ञात्मक और एक निषेधात्मक। निषेध जो होंगे रेड बॉर्डर में काटा हुआ होगा, और ये काटा हुआ है, मतलब किसको, हॉर्न को काटा है, मतलब कि हॉर्न निषिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है, शानदार प्रश्न है, ये एकदम सिंपल प्रश्न है। एक त्रिभुज है, मतलब कि चेतावनी संकेत है, कौन सा है, त्रिभुज वाला चेतावनी संकेत होता है, इसको संकेतात्मक संकेत भी बोला जाता है। संकेतात्मक संकेत देते हैं, ये सावधान करते हैं, सावधान, ये सचेत करते हैं, सचेत करते हैं। और यहां पर त्रिभुज में है, त्रिभुज में आगे से तो चौड़ा है, ठीक है, और बीच में से संकड़ा है, मतलब क्या, आगे संकड़ा पुल है, आगे संकड़ी सड़क, संकड़ा पुल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकड़ा पुल है। 10 में ए बता रहे हैं, 10 में ए बिल्कुल। प्रश्न संख्या 11 का जवाब बताएं। प्रश्न संख्या 12 है, प्रश्न संख्या 12 आ चुका है। ये पेपर एचपी हाई कोर्ट 2022 का जो कि अप्रैल माह में हुआ था, उसका मैं आपको यहां पर रिवीजन करवा रहा हूं, क्योंकि अभी हाई कोर्ट का पेपर आ चुका है। आपको शेयर करके आए हो अभी, अच्छा शेयर करके आए हो, अच्छा जो भी है अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 हमारा आ चुका है। यह चिन्ह दर्शाता है, चौकोर आकृति में प्लस का सिंबल है, केवल प्लस का। भी देखो, एक तो होती है प्लस का सिंबल होता है, एक प्लस के साथ में 4 पाई होती है, 4 पाई है ना, तो केवल 4 पाई विश्राम, केवल प्लस फर्स्ट एड बॉक्स है ना, फर्स्ट एड बॉक्स इसका होता है, और दोनों मिलके अस्पताल बन जाते हैं, अस्पताल। तो यहां केवल प्लस है तो फर्स्ट एड बॉक्स, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका जो सिंबल है वो चेंज कर दिया गया है। ये किस में है, ये क्या है, अभी व्हाइट पर रेड है ना, और वो क्या है, ग्रीन पर व्हाइट बनाया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, ये दोनों इससे ही होते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है, और सभी को पता है गोल आकृति में मतलब आदेशात्मक, एक एरो जा रहा है, एक एरो आगे से निकल रहा है, इसको काट दिया गया, मतलब कि आगे जाना मना है, मतलब ओवरटेक करना प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है, शानदार प्रश्न है। यहां पर एक गोल एरो है, और गोल में एक एरो जा रहा है, उसको भी काट दिया गया, मतलब आप जा रहे थे, घुस रहे थे, उसमें काट दिया, मतलब कि मना कर दिया। सिरमौर स्टोन गांव से, एचपी से, बिल्कुल बढ़िया भाई। फॉरम 1A रितेश ठाकुर बता रहे हैं, गलत है भाई। हिमाचल से कौन कौन है, ये बातें भी आपस में बाद में कर देना, अभी पेपर कर दो, शानदार अच्छा मौका है, बढ़िया रहेगा, है ना। तो यहां पर एक ही हम कहीं जा रहे थे, उसको काट दिया, मतलब कि जाने से मना कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिबंध समाप्त, कोई ओवरटेक नहीं, सीधे जाओ, प्रवेश निषेध। ऑप्शन नंबर डी प्रवेश निषेध हो जाएगा, यानी कि नो एंट्री हो जाएगा, नो एंट्री, ठीक है ना, नो एंट्री हो जाएगा। एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा, कई सिंबल ऐसे होते हैं, एक एरो जा रहा है, एक एरो आ रहा है, एक को काट दे तो क्या होगा, वो क्या होगा, एक जा रहा था, एक आ रहा था, एक को बंद किया, मतलब कि एक को बंद करने से एक बचा, मतलब कि एक तरफा, वन वे, एकांगी मार्ग, या एक दिशा में यान प्रतिबंध भी उसको कह सकते हैं, वो अलग होता है। आईटीबीपी का टेस्ट का से आ रहा है गुरुजी, आईटीबीपी का टेस्ट
कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। गुरुजी आपसे एक निवेदन और है, आईटीबीपी ड्राइवर का मॉक टेस्ट शुरू कर दो संडे को। बिल्कुल वो भी नैनीताल जी, आईटीबीपी का जो है यहाँ पर जो संडे टेस्ट है वो अब की बार ले लेंगे, ठीक है। इस प्रश्न का बता दिया ना, बता दिया भाई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है। 15 आपके सामने है, एक त्रिभुज के अंदर साइन है और एक साइड में जा रहा है। त्रिभुज रोड साइड में जा रही है, मतलब कि बाएं और मुड़ सकता है। साइड रोड बाएं, बाएं मुड़ना अनिवार्य, अनिवार्य है ही नहीं, अनिवार्य दाएं मुड़े ये भी नहीं है, ये तो चेतावनी है। तो साइड रोड बाएं, ऑप्शन नंबर यहां पे बी करेक्ट हो जाएगा भाई। वन वे, एक तरफा रास्ता, नितिन कुमार, धर्मेंद्र जाखड़ बिल्कुल बता रहे हैं। तो साइड रोड बाएं इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। बॉबी नैनीताल जी बिल्कुल, लव यू टू। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है। आपको भी याद होगी उन दिनों की जब एक छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, छोटी सी बैग, छोटी छोटी कॉपियां किताबें और छोटा सा टिफिन, छोटी सी पानी की बोतल लटका के और एक अंगुली पकड़ के हम चलते थे और धीरे धीरे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कभी रोते हुए, कभी खिलखिलाते हुए, कभी खेलते हुए और कभी धूल मिट्टी में लिपटते हुए हम जाते थे, आते थे। वही याद दिलवा रहा है ये संकेत। और ये किसका संकेत है आप सभी को यहां पर पता होगा। आगे क्या है, जो हम चाहते थे, जिससे हम छुटकारा चाहते थे, लेकिन आज उसी की सबसे ज्यादा याद हमें आती है। बाकी शायद पे नंबर कितना है, रितेश ठाकुर जी पूछ रहे हैं। आगे स्कूल, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 16 में ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 है। ध्यान से आपको समझना है। एक देखो इसमें है और एक होता है आपके त्रिभुज में क्रॉस का चिन्ह। ये चौराया होता है, ये चौराया होता है। होता तो ये भी चौराया है, ये होता तो ये भी चौराया है, लेकिन कौन सा, रोटरी चौराया। रोटरी का मतलब है गोल चौराया, या हम गोल चक्कर या राउंड अबाउट, ROUND, राउंड अबाउट, चौक, चक्रवात, कई नाम इसमें आ चुके हैं भाई, एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अनिवार्य दाएं मोड़, साइड रोड बाएं, बाएं मुड़ अनिवार्य, आगे चौक है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे स्कूल, धर्मेंद्र जाखड़ जी, धर्मेंद्र जी कहां से हैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। धर्मेंद्र जी बताने का प्रयास करें, क्योंकि मेरा जो ननियाल है वो जाखड़ जाति में ही है ना, जाखड़। तो ये मेरे भाई वे भी धर्मेंद्र जी तो है ना। तो कोई बात नहीं, अगले बिंदु पे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। ये जो गोल चक्कर है, ये गोल वाला चौराया जो होता है, माना कि आप एक ऐसा सिंबल, ऐसा चौराया देखते हैं जिसमें बीच में क्या है, ऐसा मतलब होता है, कुछ भी हो, चाहिए कोई स्तंभ, कोई संकेत, कोई मूर्ति, पेड़ पौधे, कुछ भी हो। और यहां से क्या होता है, यहां से सड़क है वो आगे जा रही होती है। जैसे ये मार्ग हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये रोटरी चौराया होता है। बीच वाले स्थान में कुछ बना होता है गोलाई में, तो इसे चक्रवात या राउंड अबाउट के नाम से जानते हैं, राउंड अबाउट, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है। निजी वाहन में ले जाने के लिए अनुमति यात्रियों की संख्या किसमें दर्ज की जाती है। निजी वाहन में, आप चाहे निजी हो चाहे कॉमर्शियल हो, उसमें कितना आप सामान है, कितना माल सामान यात्री संख्या, ये किसमें दर्ज होती है, सारी की सारी ये दर्ज होती है आरसी में। किसमें दर्ज होती है, आरसी में, ठीक है ना। ये आरसी कहती है आप उस किसी भी व्हीकल में कितने व्यक्तियों को बैठा सकते हैं। ओबीसी सर, कंडक्टर ओबीसी कट ऑफ, विशाल राठी जी, अभी इस क्लास में हम कट ऑफ के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे भी है ना, तो कट ऑफ के ऊपर जल्दी वीडियो आएगा। तो टैक्स पे स्लिप, पंजीयन प्रमाण पत्र, टोकन परमिट, तो पंजीयन प्रमाण पत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिल्कुल आप सभी का सवाल का जवाब सही है। करण सिंह जी, आर स्पोर्ट्स, अमन खांची जी और गोपाल गंगवार बिल्कुल, और बॉबी नैनीताल, रवि ठाकुर भी सही बता रहे हैं, धर्मेंद्र जाखड़ जी भी बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 19 आ चुका है अभी, प्रश्न संख्या 19 आ चुका है। यदि सड़क टूटी हुई सफेद रेखाओं से चिन्हित है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों कोई सड़क है और यहां पर मैं व्हाइट ले लेता हूं, ये व्हाइट, तो यहां पर माना कि ऐसे व्हाइट अगर रेखा बनी हुई है, व्हाइट रेखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। जरूरत पड़ने पर ट्रैक बदल सकते हैं, वाहन रोक देंगे, ट्रैक नहीं बदलेंगे, इनमें से कोई नहीं। अगर ये ठोस रेखा होती तो माना कि ऐसे ठोस रेखा होती तो साथियों हम इसको पार नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, मैंने यहां पर देखो एक तो येलो लाइन बनाई है, अब मैं यहां पर बनाता हूं व्हाइट लाइन। इन दोनों में क्या फर्क है, हमेशा याद रखना, व्हाइट लाइन अगर सड़क के बीच में है तो आप उसको पार कर सकते हैं किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में।
सिक्कर राजस्थान, अच्छा धर्मेंद्र जाखड़ जी, बिल्कुल ठीक है। व्हाइट लाइन को आप इमरजेंसी में पार कर सकते हैं, लेकिन जो येलो लाइन है इसको आप कदापि पार नहीं कर सकते। येलो यानी पीली रेखाओं को, पीली ठोस रेखाओं को पार करना हमेशा के लिए प्रतिबंधित होता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, जरूरत पड़ने पर ट्रैक बदल सकते हैं, जरूरत पड़ने पर ट्रैक बदल सकते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 20 आ चुका है भाई, इसका बताएं, इसका बताएं। लाल ट्रैफिक लाइट का झपकना, झपकने का मतलब क्या है, फ्लैशिंग, FLASHING, फ्लैशिंग यानी ऐसे झपक रही है, ऑन ऑफ हो रही है भाई, है ना। तो हरी बत्ती चमकने तक वाहन रोके, वाहन रोके, सुरक्षित होने पर आगे बढ़े, गति कम करें, आगे बढ़े, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, रेड, रेड कंटिन्यू, ठीक है, और रेड फ्लैश, और येलो, येलो कंटिन्यू, और येलो, येलो फ्लैश, ठीक है। इन चार में कंफ्यूजन होता है। और ग्रीन, ग्रीन आप सभी को पता है जाने का होता है। रेड कंटिन्यू है तो रुकें, ठीक है, स्टॉप। रेड अगर फ्लैश कर रही है तो भी एक बार रुकना है, रुके वह, सुरक्षित हो, सुरक्षित होने पर आगे बढ़े, होने पर आगे बढ़े, यानी रुकना तो पड़ेगा। रेड लाइट है मतलब रुकना तो है, तो केवल रेड लगातार है तो रुक जाओ जब तक ग्रीन सिग्नल ना हो जाए। रेड फ्लैश हो रही है तो एक बार रुके, कम से कम एक बार रोक ले स्टॉप लाइन से पहले, फिर आगे देखें, अगर सुरक्षित दशा है तो आगे बढ़े। येलो कंटिन्यू है तो भी रुके, रुके कब तक, ग्रीन सिग्नल तक, ग्रीन सिग्नल तक, तक रुके, ठीक है। और दूसरा कंटिन्यूस का मतलब होता है, दूसरा मतलब है चौराहे में चौराहा खाली करें, चौराहा, चौराहा खाली करें। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ मतलब आप किसी चौराहे के पास जाते हैं, ग्रीन सिग्नल होता है, जैसे आप चौराहे में एंटर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं उतने में येलो लाइट हो जाती है और आपकी गाड़ी चौराहे के अंदर प्रवेश कर जाती है। फिर आप देखते हैं यार येलो लाइट होगी, आप अब अगर चौराहे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं या स्टॉप लाइन को पार कर चुके हैं और फिर अगर येलो लाइट हुई है तो फिर वो येलो लाइट आपको यह संकेत करती है कि स्टॉप लाइन से या तो पहले रुकना था, अगर पार कर ली तो फिर अब चौराहे को ही पार कर, स्टॉप लाइन पार हो चुकी है तो अब आपको चौराहे को ही पार करना है, खाली करना है। इसीलिए इसके दो मीनिंग होते हैं, येलो कंटिन्यू के रुके ग्रीन सिग्नल होने तक, कहां पर, स्टॉप लाइन से पहले। अगर येलो लाइट होने के साथ साथ अगर आप एंटर कर चुके हैं फिर आपको चौराहा जल्दी से खाली कर देना चाहिए ताकि दूसरी साइड से जो व्हीकल आ रहे हैं वो उसके लिए आप बाधा नहीं बने। येलो फ्लैश हो रही है तो इसके लिए क्या करना है, गति धीमी करें, गति धीमी करनी है, धीमी व सावधानी से आगे बढ़ना है, सावधानी से, सावधानी से आगे बढ़े, इसमें रोकने की आवश्यकता नहीं है भाई, येलो फ्लैशिंग में गाड़ी रोकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सर कंडक्ट कटो, विशाल राठी जी मैं अभी नहीं बताऊंगा अभी। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, वाहन रोके सुरक्षित होने पर आगे बढ़े, 20 में बी जिसने बताया है वो करेक्ट आंसर अभी, बिल्कुल। प्रश्न संख्या आपके सामने 21 आ चुका है, प्रश्न संख्या 21 का जवाब देने का प्रयास करें। किसी वाहन का इंजन स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, तो रेडिएटर जल स्तर, इंजन तेल स्तर, तेल का मतलब इंजन ऑयल होता है, हेडलाइट चेक करें, ब्रेक चेक करें, उपरोक्त सभी। वैसे तो देखो सभी काम यहां पर आप कर सकते हैं, वैसे तो सभी आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रेक चेक करना है, हेडलाइट चेक करना है, इनसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा होता है, रेडिएटर का जल स्तर देखना और इंजन तेल स्तर की जांच करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट जवाब है, वो हो जाएगा। किसी भी यात्रा पे आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना होता है, रेडिएटर में कूलेंट और आपका इंजन ऑयल का लेवल चेक करना होता है ताकि कोई समस्या न हो। वो भी नैनीताल जी, यहां पर उपयुक्त सभी नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझे, है ना। 21 ए रवि ठाकुर जी 21, नितिन कुमार जी डी बता रहे हैं, गोपाल गंगवार जी डी बता रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अमन खांची जी बता रहे हैं
बिल्कुल, प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब बताएं भाई। 21 में जो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, ये जो पेपर है एचपी हाई कोर्ट ड्राइवर 2022 का पेपर है, जो कि 24 अप्रैल 2022 को हुआ था। बिल्कुल, तो यहां पर ऑप्शन नंबर विजय डागर जी, डी नहीं होगा, ए होगा। यहां पर ध्यान देना है, काम तो आप सभी करते चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका करेक्ट होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी ये चीजें, ये क्वेश्चन शीट में आया था। अच्छा, धर्मेंद्र जाखड़ जी बिल्कुल आया था, बहुत अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने है, यहां पर है रस्सा और टो किए गए वाहनों के बीच अधिकतम कितनी दूरी की अनुमति होती है। यानी आप दो व्हीकल को अगर आप जोड़ के ले जाते हैं तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, एक सुरक्षित दूरी। तो एक व्हीकल ए है, ये बी है, ये रस्सी है, क्या है, रस्सी, ये रस्सी है। इस रस्सी की लंबाई 5 मीटर हो सकती है भाई, मैक्सिमम 5 मीटर की लंबाई की रस्सी हो सकती है, इससे लंबी नहीं हो सकती। सच में गुरुदेव नमस्कार, आर स्पोर्ट्स गुरुजी, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि दो व्हीकल, जब एक किसी व्हीकल खराब वाहन को अगर आप ले जाते हैं, आईबी टेस्ट में से आ रहे हैं, आईटीबीपी टेस्ट कब से आ रहे हैं, आईटीबीपी टेस्ट है वो जल्दी आने वाला है, अभी थोड़ा सा आप तैयारी करें, जब आपकी तैयारी फुल हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, उस समय ये आ जाएगा, ठीक है। तो रस्सा ऑटो किए गए वाहनों के बीच अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है, 5 मीटर, 5 मीटर। और दोस्तों यहां पर बात करता हूं, जो मैक्सिमम स्पीड पूछ ले, मैक्सिमम स्पीड पूछ ले तो कितनी होगी इसी व्हीकल की, एक टो किया गया व्हीकल है, इसको अगर ले जा रहे हैं तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, ये आपसे मेरा सवाल है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि एक खराब वाहन को घसीटता हुआ एक वाहन ले जा रहा है तो उसकी अधिकतम स्पीड है वो क्या हो सकती है, तुरंत कमेंट सेक्शन में छाप दें। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने है। और दोस्तों यहां पर आप ध्यान से देखें, शराब पीकर गाड़ी चलाते पाए जाने पर चालक को दंडित किया जा सकता है। दोस्तों मैंने बताया ये पेपर एचपी हाईकोर्ट 2022 का पेपर है। कारावास जो 6 महीने तक हो सकता है, 2,000 रुपए जुर्माना या दोनों, 10,000 का जुर्माना, 12 माह का कारावास या दोनों। कारावास जो 1 वर्ष तक हो सकता है या 4,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों, 10,000 का जुर्माना, 6 माह का कारावास या दोनों। यहां पर शानदार प्रश्न है, शराब पीकर गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाने से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, गजब का प्रश्न है और आपको इसका जवाब आना चाहिए। आप सभी को पता है धारा 185 है, शराब पीकर गाड़ी चलाने से संबंधित है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई शराब पीकर गाड़ी चलाने से संबंधित धारा 185 क्या प्रावधान करती है, 30 mg एल्कोहल होती है अगर किसमें 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में, तो आप दोषी होते हैं धारा 185 के तहत। 10,000 का जुर्माना पहली बार में, दूसरी बार में 15,000 का जुर्माना। और दोस्तों पहली बार में 6 माह की कैद, 6 माह है, और दूसरी बार में 2 वर्ष की कैद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर आप बोतल चूस के गाड़ी चलाते हैं, बोतल चूसा हुआ व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है गाड़ी चलाते हुए, फिर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। हवा खाने के साथ साथ में आपको मच्छर भी काटेंगे और वो मोटे मोटे मच्छर आपको अंदर काटेंगे। तो आपको ऐसा करना नहीं है, जागरूक बनना है, लोगों को जागरूक बनाना है कि बोतल चूस के कभी भी गाड़ी ना चलाएं, बोतल चूस के गाड़ी चलाना मना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो इस ऑप्शन प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10,000 का जुर्माना या 6 माह का कारावास या दोनों, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है। 25 किमी संदीप हुडा जी कह रहे हैं 25, और धर्मेंद्र जाखड़ जी कह रहे हैं 24 या 25। बिल्कुल धर्मेंद्र जाखड़ जी और संदीप हुडा जी दोनों का जवाब सही है भाई, है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने आ चुका है। जब एक चौराहे पर पीली रोशनी सिग्नल लाइट पर दिखाई देती है, कैसी, पीली रोशनी सिग्नल लाइट पर दिखाई देती है, तो आने वाले वाहन के चालक को क्या करना चाहिए। पीली रोशनी दिखाई दी है भाई, देख लो इसमें येलो कंटिन्यू है, रुके ग्रीन सिग्नल होने तक, या चौराहे में प्रेस कर चुके हैं तो चौराहा खाली करें, ठीक है, कर देंगे गुरुजी, कह दो। सुरक्षा सुनिश्चित करें और दूर ड्राइव करें, रुकने के लिए धीमा करें, हॉर्न बजाएं और आगे बढ़े, इनमें से कोई नहीं। मैंने क्या बताया था, येलो कंटिन्यू है तो रुकना है, तो रुकने के लिए गति धीमी करें, रुकने के लिए धीमा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। धर्मेंद्र जाखड़ जी बोतल, वो भी नैनीताल जी मिस यू आर स्पोर्ट्स, और धर्मेंद्र जाखड़ 6 माह की कैद, गजब गजब भी। बिल्कुल देखो, बोतल चूसना अच्छी बात है, कौन सी बोतल चूस सकते हैं आप, दूध की, छाछ की या कोल्ड ड्रिंक की। हालांकि कोल्ड ड्रिंक भी एसिड से बनता है तो वो भी आपको नहीं लेना चाहिए, लिमिटेड लेना चाहिए, लेकिन वो वाली बोतल तो आपको कदापि नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आजकल युवा जो है इसको एक फैशन समझते हैं, जो कि सबसे बड़ी मूर्खता होती है। आजकल के युवा ये समझते हैं कि जिम में शराब नहीं पीऊंगा तो मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा, शराब पीकर लोग बड़े आदमी बनते हैं, ये उनका मानना है, लेकिन ये हकीकत में एक्चुअल में उसका उल्टा होता है, ठीक है। तब राइट किसको मानेंगे,
वी के डांगी जी कह रहे हैं 24 या 25 आए तब राइट किसको मानेंगे? 24 को राइट आंसर मानेंगे भाई, 24 को। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने आ चुका है। निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग कैसा होना चाहिए? काले अक्षर संख्या के साथ सफेद पृष्ठभूमि, सफेद पीला हरा। नंबर प्लेट का रंग पूछा है, तो नंबर प्लेट जो निजी वाहन होते हैं, प्राइवेट व्हीकल, एक तो होते हैं प्राइवेट व्हीकल, एक होता है कॉमर्शियल व्हीकल। आप पर यहां पर मैं बात करता हूं, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी प्राइवेट होंगे और कॉमर्शियल होंगे। तो अगर प्राइवेट है, दोनों की ही नंबर प्लेट ग्रीन होगी, ग्रीन होगी, और ग्रीन के ऊपर प्राइवेट व्हीकल होगा, पीवी का कैसा होगा? पीवी पे व्हाइट हो जाएगा, और यहां पे सीवी कॉमर्शियल पे येलो हो जाएगा। नंबर प्लेट कैसी होगी? नंबर प्लेट तो ग्रीन होगी, किसकी? इलेक्ट्रिक व्हीकल की। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्राइवेट व्हीकल के ग्रीन प्लेट पे व्हाइट अक्षर, ग्रीन प्लेट पे येलो अक्षर कॉमर्शियल व्हीकल के। ठीक वैसे ही साधारण गाड़ियों में प्राइवेट व्हीकल की जो नंबर प्लेट है व्हाइट होगी और कॉमर्शियल व्हीकल की येलो होगी, येलो होगी। जो देखो यहां पर ये व्हाइट में अक्षर है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक में ये व्हाइट यहां प्लेट हो गई, ये येलो है, ये येलो हो गया। अब अक्षर कैसे होंगे? ब्लैक होंगे दोनों पे, ब्लैक, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो यहां पर निजी वाहन की नंबर प्लेट सफेद, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब है, हो जाएगा। स्टडी एट होम पे। गुरुजी आपके ड्राइविंग सेंटर में हमने बहुत दूध और मट्ठा की बोतलें पी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सूरज जी, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मोस्ट वेलकम आपका भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, दूध और कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है काले अक्षर संख्या के साथ सफेद पृष्ठभूमि, सफेद अक्षर संख्या के साथ हरे रंग की पृष्ठभूमि, नीले अक्षर और संख्या के साथ हरे रंग की पृष्ठभूमि, हरे अक्षर और संख्या के साथ हरे रंग की पृष्ठभूमि। पहली बात तो इलेक्ट्रिक वाहन आया है तो पृष्ठभूमि कैसी होगी? ग्रीन कलर की। सफेद पृष्ठभूमि मतलब गलत हो जाएगा। हरे रंग, हरे रंग, हरे रंग, ये तीनों सही है यहां पर, ये तो ठीक है तीनों, ठीक है। अब देखो हरे रंग में या तो येलो हो सकता है, हरा नहीं होगा यहां पर, यह गलत हो गया। नीला भी नहीं होगा, यह गलत हो गया। सफेद अक्षर व संख्या के साथ हरे रंग की पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलेक्ट्रिक में। यहां पर प्राइवेट व्हीकल की बात हो रही है भाई, और प्राइवेट व्हीकल का मैंने अभी बताया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइवेट व्हीकल ग्रीन पे व्हाइट, ग्रीन पे व्हाइट। तो ये देखो ये व्हाइट और ये ग्रीन, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने आ चुका है अभी। प्रश्न संख्या 27 शानदार प्रश्न है भाई, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित प्रश्न आया है। फोरम वाला टॉपिक अब की बार हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। फोरम नंबर यहां पर सीखेंगे, कौन सा फोरम किसके लिए होता है। हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? आपसे पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इसका जवाब आप बताएं। इतने में मैं पी लेता हूं पानी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से आप इसको देखें। तो चलो इस प्रश्न पे वापस आ जाते हैं हम। वापस क्लास में आ चुके हैं भाई, आवाज आ रही है ना प्रॉपर? थोड़ा सा आवाज के बारे में बता दें। बिल्कुल सी बता रहे हैं, 27 में सी, ठीक है, सभी का सी आ रहा है, कहीं गोपाल गंगवार का ए भी आ रहा है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से 60 दिनों के बाद, गलत। लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से 120 दिनों के बाद, गलत। लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से 30 दिनों के बाद, लेकिन साथ में 6 महीने में, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आ गया। यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, जो डीएल होता है, डीएल चाहे वो कौन सा भी हो, डीएल हो चाहे एलएल लर्निंग लाइसेंस हो,
दोनों के लिए ही आवेदन जो फॉर्म है वो किसमें किया जाता है अभी आपको बता देता हूं। लाइसेंस से संबंधित कोई सा भी आवेदन हो, लाइसेंस से संबंधित, पहले क्या था, फॉर्म 2, फॉर्म 4, फॉर्म 8, फॉर्म 9, इन चारों को मिला के वर्तमान में सारथी पोर्टल ने क्या, इन चारों को मार दिया है और फॉर्म 2 को जन्म दिया है। इन चारों को मारकर फॉर्म 2 को जन्म दिया है। यहां पर बात करता हूं, यानी कि फॉर्म जो 2 है, आप चाहे एलएल के लिए आवेदन करें, चाहे आप डीएल के लिए आवेदन करें, चाहे आप श्रेणी ऐड करें, कुछ ऐड करवाएं, चाहे आप रिन्यू करवाएं, इन चारों कामों के लिए पहले 9 नंबर, 8 नंबर, यहां पर 4 नंबर, यहां पर 2 नंबर, ये फॉर्म थे। ठीक है, इन चारों की जगह अब क्या आ गया है, अब फॉर्म संख्या 2 आ गया है। लाइसेंस का चाहे किसी भी काम के लिए आप आवेदन करेंगे तो फॉर्म संख्या 2 काम में लेंगे। दूसरी बात आइए लर्निंग लाइसेंस की। लर्निंग लाइसेंस, तो पहली बात तो इसमें है कि आवेदन आप किस में करेंगे, आवेदन किस में करेंगे, आवेदन आप फॉर्म 2 में करेंगे, जारी किस में होगा, फॉर्म संख्या 3 में होगा। अवधि कितनी होगी, अवधि केवल अवधि पूछे तो 6 माह है, लेकिन स्थायी डीएल के लिए आवेदन, डीएल के लिए आवेदन की बात करते हैं, डीएल के लिए आवेदन तो यहां पर 30 दिन बाद, 30 दिन बाद और 180 दिन से पहले, 180 दिन के भीतर आपको आवेदन करना होता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। फॉर्म 2 धर्मेंद्र जाखड़ बिल्कुल, 6 मंथ वैलिडिटी बिल्कुल, जाट भाई साहब, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डीएल, ठीक है। तो प्रश्न संख्या इसका जवाब सही क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है सी। लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से 30 दिनों के बाद, लेकिन साथ में 6 महीने में आपको आवेदन करना पड़ेगा। अब प्रश्न संख्या 28 आपके सामने आ चुका है, प्रश्न संख्या 28। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 28, दुर्घटना के मामले में आपातकालीन एम्बुलेंस लेने के लिए किस नंबर पर डायल करना होगा। आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए सबसे पहली बात 101, 100, 111, 108। शानदार प्रश्न है, धन्यवाद गुरुजी अच्छे से समझाने के लिए। अमन खांची जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, धन्यवाद गुरुजी। बिल्कुल सोनम जी कह रहे हैं ऑप्शन ए होगा, 101 बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 28 का जवाब पूछ रहा हूं भाई मैं, प्रश्न संख्या 28 का प्रश्न पूछ रहा हूं भाई। 128 किसके लिए होगा, आप सभी को पता है यार, एकदम सिंपल है। 100 किसके लिए होता है, पुलिस के लिए होता है। 101 किसके लिए होता है, फायर के लिए होता है। 102 किसके लिए होता है, एम्बुलेंस के लिए होता है। 108 किसके लिए होता है, एम्बुलेंस के लिए होता है। 112 किसके लिए होता है, पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, तीनों के लिए होता है। 1033 किसके लिए होता है, एनएच हेल्पलाइन। ठीक है, तो ये सभी आपको याद करने चाहिए, इतने आप याद कर लो काम हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। रितेश ठाकुर जी 101 बता रहे हैं भाई, आप कर लो यार, इनका क्या कर सकते हैं। धर्मेंद्र जाखड़ जी ने बहुत अच्छा जवाब बताया है। ज्योति शर्मा ने भी वापस मैसेज डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं भाई। धर्मेंद्र जाखड़ 108, 102, ठीक है, तो ये इतने याद कर लेना भी आपका सारा। ज्योति शर्मा 108 बता रहे हैं, ज्योति शर्मा जी ने 108 बताया, बिल्कुल आपका सही जवाब है। और धर्मेंद्र जाखड़ जी बिल्कुल आपकी बात सही है, धर्मेंद्र जाखड़ जी 108 और 102 बिल्कुल करेक्ट है। 108 भी है, 102 भी है, 112 भी है, लेकिन मैं बात करता हूं, पूछ ले कि सभी के लिए एक यूनिक नंबर, सभी सेवाओं के लिए, किसी भी प्रकार की आपातकालीन सेवा के लिए आप कौन से नंबर डायल करेंगे, तो नंबर 112 होंगे। क्योंकि 112 पे कोई जाते आपसे पूछेंगे कभी एम्बुलेंस चाहिए, पुलिस चाहिए, या आपको यहां पर क्या चाहिए, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, या आपको पुलिस, तीनों में से क्या चाहिए, तो ये हो जाएगा धर्मेंद्र जाखड़ जी 108, 102, 112 बिल्कुल करेक्ट जवाब है भाई। बिल्कुल ज्योति शर्मा 108 सही है भाई, धर्मेंद्र जाखड़ जी भी सही है, नितिन कुमार 108 डी बिल्कुल सही है भाई, शानदार जवाब। लेकिन मैं बात करता हूं यहां पर आपातकालीन सेवा, इनको अगर आप रास्ता नहीं देते हैं, रास्ता देना चाहिए। धारा 194 ई कहती है, और धारा 194 ई के तहत अगर आप जो इन इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं देते हैं तो जुर्माने का प्रावधान है। कितना, 10,000 का जुर्माना है भाई। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, धारा 194 ई, आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना। अब देखो, रास्ता देने से संबंधित एक चीज बताऊं मैं आपको, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, आपके सामने कोई व्हीकल है, सामने क्या है, आप व्हीकल है, उस व्हीकल को आप ओवरटेक कर रहे हैं,
तो रास्ता देना जरूरी नहीं है। आप चल रहे हैं, सामने कोई जगह नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। यहां पर बात यह होती है कि कोई पीछे से अगर इमरजेंसी व्हीकल आ रहा है और आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहां पर आप अपने वाहन को धीमा करेंगे और सुरक्षित रूप से बाएं रखने का प्रयास करेंगे और जहां तक संभव होगा एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। यहां मतलब की बात आती है जहां तक संभव हो, अगर संभव नहीं है तो यहां रोक कर आपको रास्ता देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब अगर संभव है तो ही रास्ता आपको देना होता है। बिल्कुल राकेश ठाकुर जी, 10,000 का जुर्माना होता है। तो यहां पर रास्ता भी देना चाहिए इमरजेंसी व्हीकल को, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। एक छोटा सा प्रश्न है भाई, ये जो आजकल आपातकालीन वाहन होते हैं, आजकल जो आपातकालीन वाहन होते हैं इनके ऊपर एक सायरन लाइट होती है। आपातकालीन वाहन जैसे कि मैं बात करता हूं पुलिस है, फायर वाली गाड़ी है, एक एम्बुलेंस है, तो इनके ऊपर जो लाइट होती है स्पेशल लाइट, स्पेशल सायरन लाइट, इसका रंग कौन सा होता है यह बताएं भी, कमेंट सेक्शन में छाप के बताएंगे सभी। इन गाड़ियों पे जो स्पेशल सायरन लाइट होती है इसका रंग आपको बताना है, रंग कैसा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम इतने में। कमर्शियल वाहनों की नंबर प्लेट, कमर्शियल वाहनों की नंबर प्लेट किस रंग में होती है? मैंने बताया था CV एक PV। कमर्शियल व्हीकल की येलो पर ब्लैक और प्राइवेट व्हीकल की व्हाइट पर ब्लैक, है ना। तो पीले अक्षर गलत हो जाएगा, काले अक्षर व संख्या के साथ पीले रंग, काले के साथ पीला, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कमर्शियल का काले पर सफेद, ये PV के लिए हो जाएगा, प्राइवेट व्हीकल। सफेद अक्षर और संख्या के साथ हरे रंग, सफेद हरे मतलब कि इलेक्ट्रिक PV ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। रेड और ग्रीन, धर्मेंद्र जाखड़ जी कह रहे हैं रेड और ग्रीन, ग्रीन एम्बर कॉलर, रेड ब्लू। अच्छा, उसका प्रश्न का जवाब बता रहे हैं रेड और, धर्मेंद्र जी का जवाब है रेड और ग्रीन। मतलब और का मतलब है या, रेड या ग्रीन, मतलब या तो ग्रीन होगी या रेड होगी, गलत है भाई। गोपाल गंगवार जी ग्रीन, गलत होगा भाई। रवि ठाकुर जी एम्बर कॉलर, गलत है भाई। नितिन कुमार जी रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, आप बहुत पास में पहुंच गए हैं भाई। बैंगनी कलर, शेर सिंह जी भाटी भी काफी अच्छा जवाब दे रहे हैं। केवल बैंगनी कलर एम्बुलेंस के लिए हो सकता है भाई, बाकी नहीं होगा। रेड और ग्रीन, धर्मेंद्र जाखड़, गलत है भाई। रेड ब्लू, ज्योति शर्मा, बिल्कुल ज्योति शर्मा जी बिल्कुल रेड और ब्लू। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको इस टॉपिक पे अब लिए ही चलता हूं। आपकी जो लाइट होती है वो मल्टी कलर होती है, मल्टी कलर लाइट उसे बोलते हैं भाई, मल्टी COLOUR। एक साइड में रेड होगा, एक साइड में ब्लू होगा, बीच में व्हाइट होगा, है ना। तो थोड़ा सा समझना भाई, ये 3 कलर उसमें होता है, पूरा ध्यान से समझ लेना। जो केवल एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस पे केवल आपके ब्लू भी हो सकता है, केवल ब्लू भी हो सकता है और ये मल्टी कलर भी हो सकती है। फायर वाली गाड़ियां केवल रेड होता था लेकिन अब मना कर दिया गया है। फायर वाली गाड़ी में केवल रेड होता था लेकिन अब नए नियम के अकॉर्डिंग रेड बत्ती है अब नहीं लगाई जा सकती, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है भाई आपको, ठीक है। तो फायर वाली गाड़ियों पे भी वैसे जो अति आपातकालीन सेवा में जो गाड़ियां लगी रहती हैं उनके ऊपर रेड प्रयोग कर सकते हैं, मैं माफी चाहूंगा, अपने शब्दों को वापस लेता हूं। लेकिन अमूमन जो गाड़ियों पे अब जो है आजकल वर्तमान में जो गाड़ियां इनके ऊपर मल्टी कलर की जो सायरन लाइट है वो लगाई जाती है और मल्टी कलर में रेड, व्हाइट और ब्लू होता है। पुलिस के ऊपर मल्टी कलर की होगी, एम्बुलेंस के ऊपर मल्टी कलर की होगी, फायर वाली पे केवल रेड की हो सकती है, फायर वाली गाड़ी पे केवल रेड हो सकता है, एम्बुलेंस के ऊपर भी केवल रेड हो सकता है। केवल रेड वही होगी जो अति आवश्यक कार्यों में और इमरजेंसी सर्विस में अगर कोई व्हीकल लगा हुआ है और गवर्नमेंट उसे अधिकृत करे तभी उसके ऊपर रेड बत्ती लगाई जा सकती है ना। रेड और ग्रीन, धर्मेंद्र जाखड़ जी कह रहे हैं। तो बिल्कुल यहां पर अगला प्रश्न संख्या 29 का जवाब हमने दे दिया। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 30 को पढ़े भाई। जब दिन के समय दृश्यता बहुत कम, बात आई दिन की, जाती है तो बरसात के मौसम में चालक को क्या करना होगा? बरसात के मौसम में दिन में दिखता नहीं है, दृश्यता कम का मतलब दिख नहीं रहा है, तो हेडलाइट का प्रयोग करें, सुनिश्चित करें कि वाइपर ब्लेड पुरानी नहीं है, अपने वाहन को सड़क किनारे पार्क करें, इनमें से कोई नहीं। आप ऑप्शन नंबर 1 हेडलाइट का प्रयोग कर सकते हैं। दिन के मौसम में अगर हेडलाइट का प्रयोग करेंगे तो लो बीम का प्रयोग करेंगे। लो बीम को डिप्ड बीम भी कहते हैं,
डिप्ड यानी DEEP डिप्ड बीम, ठीक है ना, लो बीम आपने मैंने बता दिया। और इसके अलावा ऑनलाइन क्लास के लिए जी सर, जाट सर आपका कौन सा है ऐप की? हमारा ऐप है स्टडी एट होम भाई। रवि जो आपका क्या नाम है मैंने भूल गया हूं मैं, स्टडी एट होम ऐप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके ऊपर भी ऑनलाइन कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। रवि ठाकुर 30A, ज्योति शर्मा A हेडलाइट का प्रयोग करेंगे, वो भी लो बीम के साथ में। बात करते हैं हेडलाइट की, हाई बीम का प्रयोग केवल और केवल रात के समय में किया जा सकता है। लो बीम का प्रयोग कब कब होता है? अब जब आप कोई छोटी सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं, या कोई सामने से उस सड़क पे गाड़ी आ रही है, किसी शहर की सड़कों पे, ग्रामीण सड़कों पर, या दिन के समय में, बारिश के मौसम में, कोहरे में अगर हेडलाइट का इस्तेमाल करना है तो लो बीम में, है ना। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 31 आपके सामने आ चुका है। यदि कोई चालक बिना लाइसेंस के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाता है, यदि कोई चालक बिना लाइसेंस के, सार्वजनिक स्थान की बात आई है, तो वह इसके लिए उत्तरदायी होगा। कौन? केवल दंड, चेतावनी, चालक और मालिक के लिए जुर्माना और या वाहन की जब्ती। तो यहां पर आप सभी को पता है कि धारा 3 और 4 क्या कहती है कि एक जो ड्राइवर होगा, ड्राइवर के पास क्या होगा? लाइसेंस होगा, ड्राइवर के पास DL होगा। नहीं हुआ तो धारा 180 और 181 के तहत जुर्माना होगा। दोनों ही के तहत 5000 का जुर्माना है साथियों। और साथ ही दोस्तों, दोनों ये किसका है? मालिक का। धारा 180 तो कहती है मालिक जिम्मेदार है, 180 कहता है चालक जिम्मेदार है, मतलब कि दोनों ही जिम्मेदार है। दोनों ही को जुर्माना हो सकता है, दोनों को यहां पर कैद हो सकती है, वाहन की जब्ती भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। साथियों आप सबको पता होगा, बिल्कुल सी करण सिंह जी, आनंद जी, विजय रागर जी, धर्मेंद्र जाखड़ और गोपाल गंगवार, नितिन कुमार, आनंद यादव, सभी का सी आ रहा है। रवि ठाकुर का भी सी आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका है भाई, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 है, खराब रख रखाव वाली सड़क पर मोटरसाइकिल के पीछे ड्राइविंग करते समय चालक का कर्तव्य क्या है? खराब रख रखाव वाली सड़क यानी टूटी फूटी सड़क पर आप मोटरसाइकिल के पीछे गाड़ी चला रहे हैं तो क्या दायित्व बनता है? हॉर्न बजाएं, गलत। तुरंत ओवरटेक करें, गलत। सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बहुत अच्छा काम है, इनमें से कोई नहीं। साथियों ड्राइवर एक ऐसा आदमी होता है जो अच्छा आदमी होता है। ड्राइवर को हमेशा अच्छा आदमी बनना पड़ेगा। कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं, सवाल आता है तो आप वहां पर एक अच्छा व्यक्ति, एक नेक व्यक्ति, एक समझदार, एक जागरूक व्यक्ति बनकर उस प्रश्न को पढ़ेंगे तो जवाब अपने आप आ जाएगा। इस प्रश्न को पढ़ा तो सबसे अच्छा जवाब एक इंसानियत के नाते कौन सा लगा कि यार ये काम करने, ये ठीक काम है, तो यही इसका जवाब है। मतलब आप कोई सवाल का जवाब देते हैं तो अच्छा आदमी बनके आपको जवाब देना चाहिए, ठीक है, एक जागरूक व्यक्ति बनकर। तो प्रश्न संख्या 33 आपके सामने है, आप किस परिस्थिति में ओवरटेक करने से बचेंगे? आप ओवरटेक किस परिस्थिति में नहीं कर सकते? किसी गाड़ी से आगे निकालना। सी करण, धर्मेंद्र, राकेश, आनंद, ज्योति शर्मा, आनंद, नितिन, आनंद, रवि, आनंद, नितिन कुमार, बिल्कुल सभी का सी आ रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। प्रश्न संख्या 33, आप किस परिस्थिति में ओवरटेक करने से बचेंगे? ओवरटेक करने से बचेंगे। ठीक है, एक वक्र के बाद, एक वक्र पर जब आगे का दृश्य स्पष्ट हो, दोनों ए और सी, बचेंगे। सी में जब स्पष्ट दृश्य है तो बचेंगे क्यों भाई? करेंगे तो गलत है। एक वक्र पर, वक्र के बाद, बाद क्या मतलब है? वक्र से पहले, वक्र यानी होता मोड़, वक्र यानी मोड़। वक्र पर आप इस मोड़ के ऊपर ओवरटेक नहीं करेंगे। वक्र के बाद बात तो आप कर सकते हैं, है ना, जब आगे का दृश्य स्पष्ट हो, जब आगे स्पष्ट दिखाई देता है तो फिर आप क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो ऑप्शन ए और सी दोनों गलत हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर बी, एक वक्र के ऊपर यानी एक मोड़ के ऊपर। वक्र यानी क्या होता है? वक्र, वक्र यानी होता है मोड़, ठीक है ना, मोड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 33 में बी, गोपाल गंगवार, करण सिंह जी, धर्मेंद्र जाखड़, शेर सिंह भाटी, बिल्कुल शेर सिंह भाटी डी बता रहे हैं भाई, शेर सिंह भाटी डी बता रहे हैं। वाह भाई, धन्य हो आप, वाह भाई। एक अच्छा आदमी बनना नहीं चाहिए क्या? अरे एक अच्छा आदमी बनो भाई शेर सिंह जी। रवि ठाकुर 33 बी बता रहे हैं। क्या सर्वे, ये क्यों भागता आ जा रहा है? अब मैडम जी का फोन आने वाला है, आपको पता है ना,
तो ज्योति शर्मा बी बता रहे हैं बिल्कुल। तो मैडम जी का फोन आने वाला है, ये भागते हुए चल जा रहा है ना, तो हमें पेपर पूरा करना पड़ेगा, पूरे 50% है भाई। क्या श्रव्य दृश्य उपकरणों की किसी भी श्रेणी के वाहन में अनुमति है, यदि हो तो किस वर्ग में? क्या श्रव्य दृश्य उपकरणों की किसी भी श्रेणी के वाहन में अनुमति है, यदि हो तो किस वर्ग में अनुमति है? यानी कि टेप म्यूजिक सिस्टम आप कौन सी गाड़ी में लगा सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ज्योति शर्मा बी बता रहे हैं। कौन से का भाई, कौन से का है ज्योति शर्मा? दोबारा कमेंट करें, पर्सन संख्या लिखे साथ में, पर्सन संख्या साथ में जरूर लिखें भाई। जो भी कमेंट करें पर्सन संख्या साथ में जरूर लिखें भाई, है ना। ठीक है, तो यहां पर स्टेज के रीच, AR को छोड़कर अनुबंध के रीच, EIB और इनमें से कोई नहीं। पता नहीं यार कहां से प्रश्न पूछ लिया, सारा गूगल छान मार दिया, कहीं पर भी ऐसा प्रश्न इसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि भाई म्यूजिक सिस्टम किसमें लगाया जा सकता है और किसमें नहीं। बोर्ड का आंसर है AR को छोड़कर। AR का मतलब है ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा को छोड़कर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज होगा उसमें आप म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम किसको छोड़कर? एक ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा को छोड़कर आप सभी गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हैं। कौन में? कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में, जो अनुबंध पे चलती है, जो फिक्स किराए पर चलती है। जैसे हम कोई व्हीकल करते हैं कि मुझे 100 किलोमीटर चलना है, कितने लेगा? 5000 दूंगा, ठीक है भाई। ये कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज कभी भी बीच में सवारियां उतारना चढ़ाने का काम, किराया अलग से लेने का काम नहीं करता, ठीक है ना। तो 34 में बी, AR को छोड़कर अनुबंध कैरिज। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है और आजकल हमेशा इस प्रकार के प्रश्न अब आने लगे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा भाई, ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 आपके सामने है। दाएं या बाएं मुड़ते समय यह अधिक सुरक्षित है यदि आप दाएं या बाएं मुड़ते हैं तो अधिक सुरक्षित होगा कब? जब आप इंडिकेटर का यूज करेंगे, हैंड सिग्नल का प्रयोग करेंगे, दोनों करेंगे। केवल संकेतक गलत, केवल हाथ गलत, प्रकाश संकेतक और हाथ संकेतक दोनों का उपयोग करेंगे। मतलब कि अच्छा काम कौन सा है? सी वाला। अच्छा प्रश्न कौन सा है? 34 में बी, ज्योति शर्मा बिल्कुल 34 में बी सही है भाई। शानदार जवाब आप दे रही हैं और जैसा कि लग रहा है महिलाएं भी ड्राइवर की जॉब के लिए अच्छी मेहनत करके सेलेक्ट हो सकती है। राजस्थान हाई कोर्ट में 72 पोस्टें थी, जिनमें 7-8 पोस्टें महिलाओं के लिए भी थी, लेकिन एक भी महिला बदकिस्मती से वहां पर पास नहीं हो पाई, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट में सभी महिलाएं फेल हो गई थी। तो ड्राइविंग की प्रैक्टिस भी आप अच्छी करें। अगर साथियों आप अगर अच्छी तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आप हमारी जो छोटी बड़ी बहनें हैं, जो सिस्टर हैं, जो भी, आप भी इसमें जॉब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो नितिन कुमार जी 35 में सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आपका है। ज्योति शर्मा 35 सी, नितिन कुमार जी सी, धर्मेंद्र जाखड़ सी, रवि ठाकुर जी, धर्मेंद्र जाखड़ बिल्कुल, अमन खिंची सी बता रहे हैं। सभी का सवाल का जवाब सी आ रहा है, बिल्कुल सही है भाई। प्रश्न संख्या 36 है। प्रश्न संख्या 36 है। एबीएस का मतलब होता है, सभी को पता है, एबीएस की फुल फॉर्म एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब है ब्रेक जो होता है, ब्रेक को लॉक होने से बचाता है, लॉक से बचाना, ठीक है। फिसलन से बचाना, फिसलन से बचाता है, क्योंकि जब अचानक बचाता है। और तीसरा, गाड़ी को नियंत्रण में रखने में सहायता करता है, नियंत्रण रखने में सहायक। ये 3 काम एबीएस के होते हैं भाई, ठीक है। तो अगर एबीएस काम नहीं करेगा तो आप कभी कभी क्या देखते हैं कि गाड़ी के ब्रेक जैसे लगाते हैं तो टायर अचानक पकड़ा जाता है, पकड़ने पर गाड़ी पीछे से मूव हो जाती है, फिसल जाती है। 2016 में से ट्रक चलाते हैं सर। अच्छा, राकेश ठाकुर जी आप क्या कह रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं पता नहीं। 36 में बी बता रहे हैं, बिल्कुल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हो जाएगा। आप समझिए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये 3 काम एबीएस करता है मुख्य रूप से। तो और दूसरी बात, इनका संबंध है ब्रेकिंग सिस्टम से। एबीएस का संबंध किससे है? ब्रेकिंग सिस्टम से संबंध है। और ये जो ब्रेक होते हैं, ब्रेक दबाए रहने पर भी गाड़ी को धीमे धीमे चलने में मदद करता है। चौथा देख लो, ब्रेकिंग के दौरान गाड़ी को चलते रखने में सहायक होता है, ठीक है। मतलब कि आप ब्रेक प्रयोग करते हैं तो भी गाड़ी चलती रहती है हाफ ब्रेकिंग में।
आधे ब्रेक दबाते हैं तो भी गाड़ी चलती रहती है। किसके कारण? एबीएस के कारण, है ना। तो ये 4 काम होते हैं। ये 4 काम, आप एक चीज बता दो, अगर यूट्यूब पे किसी ने भी एबीएस के बारे में ये 4 काम बताए तो मुझे बता दो आप, किसी ने भी अभी तक ऐसे इस प्रकार से 4 काम एबीएस के बारे में, रियल में चारों काम होते हैं और एग्जाम में भी यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अगर बताया है तो बता दो मुझे, किसी ने नहीं बताया। साथ में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप राज सर से नहीं, ड्राइवर इतिहास के सबसे पुराने टीचर से पढ़ रहे हैं। साथियों, ड्राइवर जो एग्जाम होते हैं, ड्राइवर जो एग्जाम है, इनके लिए सबसे पहले तैयारी किसने शुरुआत करवाई? सबसे पहले शुरुआत किसने करवाई है? वो राज सर ने करवाई है। ड्राइवर इतिहास में ये जो आज क्रांति आई है ड्राइवर फील्ड को लेकर, ये किसके कारण आई है? राज सर के कारण आई है। अब इसका राज क्या है? आप यूट्यूब पे चले जाना, 2020 से पहले का कोई पेपर सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। सिलेबस की तो दूर की बात है, पेपर भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहां पर कहने का मतलब है, जब से जितने भी यूट्यूब चैनल आए हैं, 2022 में दिल्ली पुलिस, आपने बताया सर, अच्छा, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो भर्ती आई है, इसके बाद से सबका क्रेज आया है और इसी के बाद से सभी यूट्यूब जो चैनल है वो यहां पर आगे पढ़ाने शुरू हुए हैं। मैं रियल केस में बात कर रहा हूं, जो मेरे ध्यान में नहीं होगा, कोई अगर पढ़ाता भी है, मुझे तो मिला नहीं था। 2020 में एक भर्ती थी जिसमें मैं खुद तैयारी कर रहा था। तो उस समय की बात है, हमें खुद को पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी, हमें खुद को पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी, मतलब कोई भाई नहीं पढ़ाता था। तो आप बहुत एक बड़े प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी, मतलब कि ये एक विश्वास की बात है, एक सौभाग्य की बात है ना। तो आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जब तक हम पेपर की खोपड़ी में छेद नहीं करेंगे, तब तक इस तैयारी में लगे रहना है और जरूर हमें सफलता प्राप्त हो साथियों करनी है। ठीक है ना? बिल्कुल धर्मेंद्र जाखड़, आपने बताया है सर, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसकी जिम्मेदारी है? धर्मेंद्र जाखड़ जी, आपकी अच्छी तैयारी है। क्या कभी आपने ये जो एबीएस के बारे में 4 फैक्ट पढ़े? कभी एबीएस के बारे में 4 फैक्ट पढ़े कभी आपने कि ऐसी चीजें एबीएस वो करता है? नहीं बताई किसने? क्योंकि देखो जो है, चलो कोई बात नहीं यार, हम अपने काम पे चलते हैं यार। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे जो होते हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की। स्टेट हाईवे किसकी होती है? राज्य सरकार की। राज्य और केंद्र दोनों गलत है। जिला प्राधिकरण जिसके अंदर ये गुजरता है, जिला प्राधिकरण भी गलत हो जाएगा। तो जो केंद्र सरकार है वो राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल करता है। धर्मेंद्र साहब बहुत आ गए सर यूट्यूब पर, तो कोई बात नहीं यार, आने दो, अच्छी बात है। राकेश ठाकुर सर, आपने ही हंस रहा था किसी और की बात पे, आपने नहीं हंस रहा था किसी और की बात पे। अच्छा, बहुत, केंद्र सरकार, ठीक है। बी अमन जी, नितिन कुमार बी 37, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, प्रश्न संख्या 38 है। सड़क यातायात के लिए निषेध चिन्हों को किस रंग में सीमाबंद किया जाता है? यहां पर सबसे पहले जो रोड संकेत होते हैं, रोड संकेत मैंने कई बार बता दिया है कि प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले एक होता है आदेश, यानी आदेशात्मक। नंबर 2 होता है चेतावनी और नंबर 3 होता है सूचनात्मक। अब साथ में यहां पर मैंने हमेशा बताया है, आदेशात्मक चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आज्ञा, जो किसी काम को आज्ञा के लिए कहता है। दूसरा निषेध, यानी किसी काम के लिए मना करता है। चेतावनी केवल एक प्रकार का होता है, सूचनाएं भी लगभग समान होते हैं। लेकिन जो आदेशात्मक संकेत होते हैं, या तो कहेंगे ये काम कर या कहेंगे ये काम मत कर। इसमें क्या पूछा है? सड़क यातायात के लिए निषेध चिन्ह यानी मना करने वाले निषेध चिन्ह कौन से होते हैं? आदेशात्मक होते हैं। चिन्हों को किस रंग में सीमाबंद किया जाता है? रेड कलर में, रेड कलर की सीमा होगी। ठीक है, तो काला, लाल, नीला, हरा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब है साथियों, हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39 आपके सामने आ चुका है भाई। सड़कों पर जेब्रा लाइन किसके लिए होती है? जेब्रा लाइन जो सड़क होती है, सड़क के आरों पार, यहां पर दोस्तों यहां पर इस टाइप से जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है भाई। और ये जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होती है? पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग। सड़कों का सौंदर्यीकरण, ओवरटेकिंग, वाहनों को रोकना, गलत गलत गलत। ऑप्शन डी, जेब्रा लाइन से पहले स्टॉप लाइन होती है, स्टॉप। ठीक है, यहां पर भी होती है, यहां पर भी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 आपके सामने है। जेब्रा लाइन का मतलब होता है, जेब्रा लाइन का मतलब क्या होता है? वाहनों को रोकना, वाहनों को रोकना, ओवरटेकिंग, सड़कों का सौंदर्यीकरण, पैदल चलने वालों की क्रॉसिंग। ये प्रश्न यार एक जैसे से कैसे लग रहे हैं, है ना? कोई बात नहीं। तो ये भी क्या है? सड़कों, पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग। जेब्रा लाइन का क्या मतलब होता है? यहां पर पैदल चलने वालों का क्रॉसिंग। ठीक है सर जी, लाइफ में मैंने 2 टीचर देखे हैं, जब तक पढ़ाते टाइम टॉपिक में खुद को
तसल्ली नहीं होती तब तक नहीं छोड़ते हैं। एक आप सेकंड, हमारे पॉलिटिकल के लेक्चर होते थे, गुड स्टाइल है आपका रवि ठाकुर जी, बिल्कुल भी धन्यवाद आपका, अच्छा रिव्यू दिया आपने, बहुत धन्यवाद। और आपके इस प्रकार के रिव्यू से हमें थोड़ा सा विश्वास और हमें मनोबल बढ़ता है, मजा आता है। पैदल यात्रियों के लिए धर्मेंद्र जाखड़ जी, प्रश्न संख्या 41 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 41, स्कीडिंग से बचने के लिए आपका सबसे अच्छा बचाव क्या है? स्कीडिंग यानी होता है फिसलना, और मैंने अभी बताया था फिसलने से कौन बचाता है? एबीएस भी बचाता है, एबीएस भी बचाता है, कम गति यह भी बचाता है। गति कम रखोगी तो काम अच्छा रहेगा। अच्छा आदमी बनना है, फिसलने से गाड़ी को बचाना है, हमेशा गति बनाए रखें, गलत। हमेशा वाहन धीमा चलाएं, सही बात है। हमेशा स्लैम ब्रेक, यानी आप हमेशा ब्रेक पर गाड़ी चलाएं, गलत हो जाएगा। हमेशा रोकें, रुकेंगे कब तक यार? धीमी गति से चला सकते हैं ना, लगातार आगे बढ़ सकते हैं धीमी गति से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। 39, 41 पे आ जाओ भाई, 41 पे आ जाओ भी सभी साथी, सभी साथी 41 पे आ जाओ भाई। ठीक है, प्रश्न संख्या आपके सामने 42, प्रश्न संख्या 42 है, परिवहन वाहनों को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? किसके द्वारा अलग, मतलब उनकी अलग पहचान। आप सभी को पता है परिवहन वाहनों को एक पीवी एक सीवी, तो ये परिवहन वाहन जो है सीवी यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल, परिवहन या ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी बोला जा सकता है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो ये इसको नंबर प्लेट के आरसी जो प्लेट होती है इनके आधार पर इनको अलग किया जा सकता है, क्योंकि इनकी जो आरसी प्लेट होती है येलो पे क्या होता है? येलो पे ब्लैक होता है, और ये इनकी पहचान है। तो वाहन की नंबर प्लेट के रंग के आधार पर, वाहन का रंग, टायर का आकार और वाहन का आकार, ऑप्शन ए हो जाएगा। वाहन की नंबर प्लेट के रंग के आधार पर आप कॉमर्शियल व्हीकल और प्राइवेट व्हीकल में अंतर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 43 आपके सामने आ चुका है अभी, 43 ध्यान से पढ़े, सही जवाब दें। किन परिस्थितियों में किसी वाहन को उसके बाईं ओर से ओवरटेक करने की अनुमति होती है? आप सभी को पता है ओवरटेकिंग जो रूल होता है, ओवरटेक है हमेशा किस साइड से होता है? राइट साइड से होता है, राइट साइड से होता है ना, लेकिन कुछ कारणों से आप लेफ्ट साइड से भी उसे ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी परिस्थिति में आप कर सकते हैं? जब यह दाईं ओर मुड़ रहा हो, जब यह बहुत धीमी गति से चल रहा हो, यदि व्यापक सीमा है, जब आप जल्दी में हो, यानी किन परिस्थिति में किसी वाहन को आप उसके बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं? जब वो क्या है? जब वो दाईं ओर मुड़ रहा हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। जब आगे चल रहा वाहन राइट में मुड़ता है तो हम उसके लेफ्ट से आगे जा सकते हैं। ज्योति शर्मा 42 में ए बता रहे हैं। प्रश्न संख्या हम 43 पे आ चुके हैं भाई। 43 में ए रवि ठाकुर, 43 में ए बिल्कुल सही कह रहे हो आप रवि ठाकुर। नितिन जी, अमन खांची जी बिल्कुल ए बता रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आगे बढ़े भाई, और भी कमेंट आपके आनी चाहिए दबादब। विशाल गिरी जी बिल्कुल ए सही कह रहे हो। धर्मेंद्र जाखड़ 43 में ए सही कह रहे हो, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ए जिसने बताया है राइट आंसर आपने बताया है। प्रश्न संख्या 44 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बिल्कुल धर्मेंद्र जाखड़, विशाल गिरी, अमन खांची जी, नितिन जी, रवि ठाकुर जी, बिल्कुल सभी का जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 43 में, बिल्कुल ए होगा। जब आगे चल रहा वाहन राइट में मुड़ता है तो आप उसके लेफ्ट से भी उसे ओवरटेक के साथ कर सकते हैं। दूसरी बात, मल्टीलेन सड़क में आपके आगे वाला वाहन अगर राइट लेन में चल रहा है तो आप उसके लेफ्ट लेन से भी ओवरटेक कर सकते हैं। कौन सी में? मल्टीलेन सड़कों पर, ठीक है। और ये जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 है उसके अंदर एक ओवरटेकिंग का नियम है जिसे हिंदी में पिछेलना जो नियम है कहा जाता है, उसके अंदर दिया गया है ना। तो किन परिस्थितियों में आप गति सीमा को पार कर सकते हैं? कब आप अधिकतम ओवर स्पीड की बात हो रही है भाई, ओवर स्पीड की बात कर लेते हैं। एक तो एक्सप्रेसवे होता है, एक्सप्रेसवे, एक एनएच होता है ना। तो यहां पर दो के बारे में बता दो। कार गाड़ी आपके पास तो स्पीड क्या होगी कोई बता दे कमेंट में। 44 में डी बता रहे हैं। और आप मैक्सिमम स्पीड को कब पार कर सकते हैं? जब कोई आपके लट मार रहा है, जब आपके पीछे कोई कुत्ता भाग रहा है, जब आप कोई बीमार हो चुके हैं, जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है, किन परिस्थितियों में आप ओवर स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं? तो ओवर स्पीड में गाड़ी आप किसी भी परिस्थिति में नहीं चला सकते भाई। ओवर स्पीड में एक व्यक्ति तो मर रहा है, लेकिन ओवर स्पीड के चक्कर में आप 2-4 को और मारोगे, है ना। तो ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना बिल्कुल मना होता है, आप नहीं चला सकते। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। कार के लिए एक्सप्रेस वे पर मैक्सिमम स्पीड 120 किमी है, एनएच के ऊपर 100 किलोमीटर की है, एनएच के ऊपर एमसी मोटरसाइकिल की 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है।
तो जो भी साथी हमारा कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं उसमें एक स्पीड का नियम है वो बताया गया है, उस स्पीड के नियम को देख लेना। सभी गाड़ियों की सभी स्थितियों में अलग अलग तरीके से कंडीशन होती है, तो आप उसको देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। पर्सन संख्या 45 है। और अब मुझे लगता है मैडम जी का फोन भी आ रहा है, क्योंकि मेरा फोन साइलेंट है और मैडम जी भी अब कह रहे हैं कि अब आ जाओ, तो ठीक है, तो जल्दी से क्लास को निपटाते हैं। यदि सरकारी वाहन का चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करता है तो कौन उत्तरदायी है? सरकारी वाहन से, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई विभाग का हो या कोई खुद का हो, चालक अगर गलती करता तो जिम्मेदारी किसकी है? चालक की है। कार की 100 किलोमीटर, बिल्कुल धर्मेंद्र जाखड़ एक्सप्रेस वे पर 120 NH 100 रवि ठाकुर, बिल्कुल सटीक जानकारी रखते हो भाई। वाहन में अधिकारी चालक की, चालक का सुपीरियर सरकार, चालक की जिम्मेदारी होगी भाई। चालक की ट्रक की 60 है, नितिन कुमार, राकेश सैनी, नेवर, अमन खांची जी 45B, बिल्कुल चालक है। अमन खांची जी सही जवाब है आपका, 45 में B बिल्कुल सही है। अभी शानदार शानदार प्रश्न आएंगे भाई, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46, इसको पढ़ें भाई, शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न का अगर आपने बता दिया तो गजब का आंसर है भाई, गजब का, मैं आपको सैल्यूट करूंगा भाई। कौन कौन बताता है? निजी वाहनों के लिए निम्न में से किस रंग की अनुमति नहीं है? निजी वाहनों को किस रंग से पेंट नहीं किया जा सकता? निजी वाहनों को, प्राइवेट व्हीकल को या कॉमर्शियल व्हीकल को किस रंग से आप पेंट नहीं कर सकते? प्राइवेट व्हीकल को किस रंग से आप पेंट नहीं कर सकते? चमकदार लाल, जैतून हरा, गहरा नीला, धातुई काला। और उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है यह भी आपको बताना है। प्रश्न संख्या 46 में बी अमन खांची जी बता रहे हैं। और भी आंसर आने तो देखें। अमन खांची जी तुरंत जवाब आपका आ रहा है। प्रश्न संख्या 46 है, निजी वाहनों के लिए निम्न में से किस रंग की अनुमति नहीं है? निजी वाहनों में किस रंग की अनुमति नहीं है, यह बताना भी। शेर सिंह जी बाटी, मुझे कोर्स ज्वाइन करना, कर लो भाई, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। तो साथियों यहां पर 46 में बी, विशाल गिरी बी, धर्मेंद्र जाखड़ बी, नितिन कुमार 46A। और देखें कोई सही जवाब बता दे तो यार। 46D गोपाल गंगवार, नितिन कुमार A, रवि ठाकुर B, अमन खेंची B, नितिन कुमार का A ही आ रहा है। अच्छा, प्राइवेट व्हीकल को किस रंग में नहीं रंगा जा सकता? 46 में बी, ज्योति शर्मा बी बता रहे हैं, राकेश ठाकुर। ज्योति शर्मा जी आप गूगल पे कोई सर्च करके तो नहीं बता रहे हो? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा भी। बी जिसने बताया है वो करेक्ट आंसर है भी। बी बताया रवि ठाकुर ने, अमन खिंची ने और ज्योति शर्मा ने, राकेश ठाकुर ने, बिल्कुल अपने आप ने ही बताया था पिछले साल। अच्छा रवि ठाकुर जी, मजेदार बात है यार, गजब का आपका सवाल का जवाब बताया। जैतून हरा ये फोर्सेस के लिए भाई रिजर्व है, फोर्सेस के लिए रिजर्व कलर है, फोर्सेस का कलर है भाई। इसको आप प्राइवेट व्हीकल पे, निजी वाहनों पे नहीं लगा सकते, जैतून हरा, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 है। प्रश्न संख्या 47 आपके सामने है। पीयूसीसी का अर्थ होता है बिना लाइसेंस वाली कार और कैरियर, प्रदूषण नियंत्रण में प्रमाण पत्र, नियंत्रण रद्दीकरण प्रमाण पत्र, प्रदूषण नहीं करने वाली गाड़ियां। पीयूसीसी का अर्थ होता है, इस प्रश्न का जवाब तो आप सभी को पता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, यानी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब है, वो साथियों हो जाएगा। सभी को पता होगा कि ये प्रदूषण का संबंध है वो भारत स्टेज से है। भारत स्टेज है वो किस लिए बनाया गया है? वाहनों से होने वाले प्रदूषण, ठीक है। और इसको कम करने के लिए भारत स्टेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 अलग है। 3 के जो वाहन होंगे उनके लिए पीयूसीसी कितने माह का होगा? 6 माह का पीयूसी। और 4+6 के जो होंगे उनके लिए 12 माह का होगा, 12 माह है पीयूसी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी कि प्रदूषण पीयूसीसी आप बनाते हैं, अगर आपका व्हीकल भारत स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का है तो 6 महीने के लिए बनेगा, 4th और 6th का है तो 12 माह के लिए बनेगा। आपको पता होगा भारत स्टेज 5 है, इसको स्किप कर दिया गया था, 4 से सीधा 6 में आ गए थे। 47B ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। प्रश्न संख्या आपके सामने 48, ये मामला क्या हो गया भाई? प्रश्न संख्या 48 को यहां पढ़े भाई। प्रश्न संख्या 48 यहां है, ऑटोमोबाइल में बैटरी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में बैटरी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है?
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ऑप्शन नंबर बी सी डी यहां है भी, है ना। थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, आपको बताना है कि जो ऑटोमोबाइल होते हैं इनमें बैटरियों में कौन सा अम्ल काम में लिया जाता है। आपको एक छोटी सी पीयूसीसी फॉर्म एंड धारा बताओ सर जी। पीयूसीसी से संबंधित जो धारा है, पीयूसीसी की जो धारा है बता देता हूं, कहां चला गया अभी प्रश्न। अच्छा, पीयूसीसी से संबंधित जो धारा है आपको बता देता हूं। धारा आपके 56 है भाई, धारा 56 है और फॉर्म 38 है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके 48 था भाई, 48 कहां गया कि ऑटोमोबाइल में बैटरी में कौन सा अम्ल काम में लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल काम में लेते हैं। बैटरी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपकी बैटरी है। बैटरी के पास में आप सभी को पता है एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, ठीक है। और इसके अंदर सेल होते हैं। सेल कितने होते हैं, सेल होते हैं 6। ये प्रश्न आ चुका है। एक सेल कितने वोल्ट या वाट का होता है, तो 2 वोल्ट का होता है। एलएमवी गाड़ियों के लिए, एलएमवी गाड़ियों के लिए 12 वोल्ट की बैटरी काम में ली जाती है, ये भी आ चुका है। भारी गाड़ियों के लिए 12 प्लस 12 की 2 बैटरियां काम में लाई जाती है। एलएमवी के लिए साथियों लगभग 65 से 75 एम्पियर पर हावर जो बैटरी है काम में ली जाती है। एचएमवी जो बैटरियां होती है इनमें 105 से 115 के बीच में एम्पियर वाली बैटरियां, पावर वाली बैटरियां हैं, उनको प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा एचएमवी जो बैटरियां होती है, एचएमवी में बैटरी होती है 2। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ना, ठीक है। यह प्रश्न यहां पर पूछा गया है। इसके अलावा बैटरी के अंदर जो लिक्विड होता है, बैटरी में जो लिक्विड होता है, इस लिक्विड का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोलाइट किसका मिश्रण होता है, H2SO4, और यहां पर होता है पानी। इस पानी को हम आसूत जल कहते हैं, आसूत जल या डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं। डिस्टिल्ड वाटर या वाष्पीकृत जल, यानी वाष्पीकरण से प्राप्त किया गया। H2SO4 को हम गंधक का तेजाब, गंधक भी बोलते हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसके नाम है। प्रतिशत पूछे तो इसका 40% होता है और इसका 60% होता है। बैटरी में चार्जिंग में अगर समस्या आती है, जल्दी डिस्चार्ज होना, लेट चार्ज होना, तो इसमें जो एसिड होता है, एसिड में कहीं न कहीं गड़बड़ होती है। और एसिड की जो घनत्व होता है, घनत्व किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से इसका स्पेसिफिक घनत्व है वो मापा जाता है। एक सेल 2 वोल्ट का होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल। तो यहां पर ये जानकारी आपको बैटरी के संबंध में होनी चाहिए। तो यहां पर प्रश्न संख्या 49 कहां चला गया? प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। यहां पर प्रश्न संख्या 49 है भाई, प्रश्न संख्या 49। बैक व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बैक व्यू मिरर एक तो था साइड का, एक तो साइड का, एक रियर व्यू मिरर, रियर को ही बैक मिरर कहा जाता है, ठीक है। एक आपकी हेडलाइट होती है, हेडलाइट में उत्तल दर्पण काम में आता है, उत्तल दर्पण इन दोनों में काम में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है और इस प्रश्न का टास्क आपको है कि इस प्रश्न का मतलब क्या है। शानदार प्रश्न है। एम्बर लाइट का मतलब होता है रुको, धीरे धीरे चलते रहो, चौराहा पार मत करो, लाल सिग्नल होने तक चलते रहो। तो इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है, प्रश्न संख्या 50। और आज की क्लास के बारे में आपका क्या फीडबैक है, और आज की क्लास के संबंध में अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको पूछना है, तो जरूर आप मुझे पूछें। बिल्कुल आपको हर सवाल का जवाब, आपका कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आपको उसका जो जवाब है वो दिया जाएगा। बिल्कुल आप उत्तल दर्पण, धर्मेंद्र झाकड़ जी कह रहे हैं, सही कह रहे हो आप। किसी भी प्रकार की आज की क्लास से संबंधित अगर कोई डाउट आपके मन में चल रहा है तो बिल्कुल आप मुझे पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको उसका जवाब बताया जाएगा। तो इस क्लास का आज का जो सेशन है यहीं पर हम समाप्त करना चाहते हैं। नितिन कुमार जी
50 में बी बता रहे हैं। देखते हैं कौन। अब देखो 49% मैंने आपको बताया, 50वां आपने नहीं बताया तो फिर आपकी भैंस पानी में डूबेगी ही डूबेगी भाई। धर्मेंद्र जाखड़ जी बी, धीरे धीरे चलते रहो। एम्बर लाइट का मतलब, अच्छा राकेश ठाकुर और राकेश ठाकुर, गोपाल गंगवार, नितिन कुमार, धर्मेंद्र जाखड़। तो साथियों में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप पता नहीं यार किस क्या कर रहे हैं, आप समझते हैं कैसे नहीं हो आप, पता नहीं यार। यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ये तीन तो हमने पढ़ ली लेकिन एम्बर नहीं पढ़ी साथियों। येलो को ही एम्बर कहा जाता है, येलो को ही एम्बर, एम्बर को ही नारंगी, नारंगी को ही पीला, ठीक है। अब देखो इसको ही संतरा, ये इतने कलर एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं भाई, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब बताओ एम्बर लाइट का मतलब क्या होगा। गुरुजी मजा आ गया आज की क्लास में। अमन खिंची जी इस प्रश्न का जवाब बताओ तो माने भाई, मैंने बता दिया है एम्बर, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। येलो को ही एम्बर बोला जाता है, नारंगी, पीला, संतरा सब एक ही मतलब है। चाहे एग्जाम में संतरा, नारंगी, आपके पीला, डेली लगाया करो क्लास, आपसे रिक्वेस्ट है। अमन खिंची जी इस प्रश्न का जवाब बताओ भी पहले तो। सर मेरे 50 में से 49 सही है। अच्छा कौन सा गलत हुआ है अभी? धर्मेंद्र जाखड़ जी कौन सा गलत हुआ है बताएं। राकेश ठाकुर डाउट है, राकेश ठाकुर डाउट है, क्या डाउट है अभी? डाउट क्या है थोड़ा सा बताएं। ये सभी कलर जो हैं एक ही डाउट है, क्या डाउट है थोड़ा सा बताएं अभी। जो भी डाउट है पूछे। कल का सेशन की टाइमिंग क्या रहेगी? यही टाइमिंग रहेगी भी। मिक्स होता है राकेश ठाकुर, क्या मिक्स होता है? मिक्स होता है, क्या मिक्स होता है अभी? राकेश ठाकुर जी बताने का प्रयास करें। इस प्रश्न का जवाब अभी तक नोरतमल चौधरी भी बता रहे हैं। धीरे धीरे चलते रहो, अभी भी किसी ने भी इस प्रश्न का जवाब नहीं बताया। आपको पता होगा कि मैंने एक आपको प्रश्न बताया था जिसमें रेड कंटिन्यू थी, रेड फ्लैशिंग थी, येलो कंटिन्यू थी और येलो लाइट आपके फ्लैशिंग थी। इसका मतलब था रुकना, रुको। येलो कंटिन्यू का भी मतलब था रुको। तो भाई फिर एम्बर का क्या होगा? एम्बर फ्लैशिंग थोड़ी है, इसका मतलब हो सकता था धीरे धीरे। धीरे धीरे किसका होता है? जब फ्लैश, एफ, झपकना, ये शब्द आ जाए साथ में तो हम करते हैं। ये झपकना कहीं पर है क्या भाई? एम्बर लाइट का मतलब पूछा है केवल। 50D, 50B, नोरतमल जी सबकी भैंस पानी में गई है भी। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा एम्बर की जगह आप यहां पर पीली लाइट लिख दो। पीली लाइट का, पीली लाइट का मतलब क्या होगा? पीली या येलो लाइट को लेकर आप इस प्रश्न को पढ़ें फिर जवाब दें, आपको पता चल जाएगा। ए या बी? राकेश ठाकुर, राकेश ठाकुर यहां पर भाई अगर लाइट के झपकने ऑन ऑफ होने का मतलब है तो धीरे धीरे होगा। ऑन ऑफ का मतलब है क्या? कहीं नहीं है ना, मतलब रुकने का होगा। ऑप्शन नंबर 1 से ही हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो यार। ऐसे जिसमें 9 वर्ष था मैंने 5 वर्ष बताया। अच्छा कोई बात नहीं भाई, धर्मेंद्र जी कोई बात नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, रुको। एम्बर जो लाइट होती है, एम्बर लाइट का मतलब 2 होते हैं। एम्बर लाइट 2 मतलब होता है या तो रुके, कब तक? जब तक ग्रीन सिग्नल ना हो, या चौराहा खाली करें, चौराहा खाली करें। 2 मतलब होता है अभी। जो मतलब येलो लाइट का होगा, जो मतलब येलो का होगा वही एम्बर का होगा। थोड़ा सा ध्यान से इन चीजों को समझने का प्रयास करें भाई, ठीक है ना? राकेश ठाकुर जी यस बिल्कुल ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों किसी भी प्रकार की समस्या सुझाव के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इसको आप डाउनलोड जरूर करें। फ्री की टेस्ट, फ्री के जो क्लास वीडियो क्लासेज हैं वो भी मिलती है, पेड कोर्स भी है, पेड कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या सुझाव के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8764188848। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है WH80 व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर आज की क्लास की पीडीएफ है वो सेंड कर दी जाएगी। दोनों का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है,
तुरंत जाके टेलीग्राम और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन प्लस में साथ इस क्लास की पीडीएफ है आप तक पहुंचाई जा सके। मेरा सही हुआ सर? फिर सर राकेश ठाकुर जी, बिल्कुल सही हुआ भाई, मैंने बोला था सबसे पहले सर। अच्छा रवि ठाकुर, गुड नाइट सर जी, बिल्कुल। सभी को गुड नाइट, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय साथियों।